रयांश अपने कमरे में बंद जमीन पर बैठा मुसलसल ड्रिंक कर रहा था, मगर बजल फिर भी इसे शिद्दत से याद आ रही थी। अब तो ड्रिंक करने से भी वो इन तल्ख यादों से गाफिल नहीं होता था। इतना ही आदी हो गया था वो ड्रिंक करने का। बजल, आई एम सॉरी यार। मैंने मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हें खुद से दूर कर दिया, इतना दूर कि अब तुम कभी मुझे नहीं मिल सकती। रैयान ने बोलने के साथ गिलास में मौजूद शराब समेत गिलास को दीवार में दे मारा, मगर फिर भी इसका एहसास निदामत कम नहीं हो रहा था। बहुत बुरा हूं मैं, बहुत ज्यादा। लेकिन मोहब्बत तुमसे सच्ची की है यार, जिसका एहसास मुझे तुम्हें खोने के बाद हुआ। मैं समझ ही नहीं सका कि मोहब्बत में जिद या अकड़ नहीं चलती। मोहब्बत में तो इंसान अपनी अना के साथ साथ खुद को भी खत्म कर देता है। काश, काश मुझे एक चांस मिल जाए, एक बार तुम दोबारा मेरे पास आ जाओ। कसम खुदा की तुम्हें हमेशा किसी अनमोल तोहफे की तरह संभाल कर रखूंगा। तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम्हें रश्क होने लगेगा खुद पर। लेकिन ये काश सिर्फ काश ही रह जाएगा। बजल, क्यों क्यों मैं इतना बेहिस हो गया? क्यों मैंने अपने दिल में झांक कर तुम्हारे लिए मौजूद मोहब्बत नहीं देखी? क्यों मैंने तुम्हें खुद से दूर जाने दिया? आखिर क्यों? रैयान इस वक्त चीखते चिल्लाते हुए कभी अपने बाल मुट्ठियों में भरकर खींच रहा था, तो कभी जमीन पर जोर जोर से मुक्के मार रहा था। एक तरह से वो खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। ना जाने अभी वो और खुद को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाता। इससे पहले ही रैयान के रूम का दरवाजा खोलने की आवाज आई, जिस पर रैयान, जो काबिले रहम हालत में मौजूद था, उसने सुर्ख नम आंखों से दरवाजे में मौजूद वजूद को देखा, जिसे देखते ही वो पल भर में शदीद तेश से उठा और तानिया की तरफ बढ़ा। रैयान, ये कैसी हालत बनाई हुई है तुमने अपनी? क्या हुआ? क्या कर रही हो तुम यहाँ? और तुम्हें अंदर आने किसने दिया? हातिम, हातिम कहाँ हो तुम? रैयान ने तानिया के पास जाते ही इसकी बाजू को पकड़कर इस तरह मरोड़ा कि वो जो बात अभी मुकम्मल कर रही थी दर्द से बिलबिला उठी। मगर रैयान इसे मुकम्मल इग्नोर के अपने मुलाजिम को बुलाने लगा। जी जी साहब, क्या हुक्म है? हातिम भागता हुआ रैयान के पास आकर कांपते हुए बोला, क्योंकि रैयान की आंखों में इस वक्त उतरा हुआ खून देखकर वो खौफजदा ही इतना हो गया था। क्या बकवास की थी मैंने? हाँ, क्या कहा था? रियान इतनी जोर से दहाड़ा कि रेयान के करीब खड़ी तानिया को अपनी समात खत्म होती महसूस हुई। साहब, वो तो आपने इन मैडम को, बको मत, जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। निकालो इसे बाहर। और अब अगर तुमने किसी को भी इस घर में दाखिल किया तो तुम्हारा नामो निशान तक नहीं मिलेगा तुम्हारी फैमिली को। जाओ। रेयान एक बार फिर जोर से चीखा और साथ ही तानिया की बाजू छोड़ी, जो वो कब से मरोड़े खड़ा था, जिससे वो जमीन पर जा गिरी। रेयान, लिसन, मेरी बात सुनो, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। हातिम, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या कह रहा हूं मैं? तानिया ने जब रैयान की मन्नत शुरू की तो वो हातिम पर गुस्से से बरसा, जिसके फौरन बाद हातिम ने तानिया का बाजू पकड़कर उसे उठाया और वहां से ले जाने लगा। रैयान, आई एम प्रेग्नेंट, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। हातिम तानिया को खींचते हुए वहां से ले जा रहा था जब तानिया गर्दन मोड़ के पीछे खड़े रैयान से बोली, जिस पर एक पैर के लिए रैयान के चेहरे के तासुरात तब्दील हुए, मगर अगले ही पल वो अपने कमरे में मौजूद खुद को लॉक कर चुका था। घड़ी रात के 8 बजा रही थी, मगर बजल अभी भी बेहोशी के आलम में वैसे ही बेड पर मौजूद थी। उज़्मा बेगम का परेशानी से बुरा हाल था, जबकि अबान की हालत भी इनसे कुछ जुदा न थी। अम्मी, आप जाकर अपने कमरे में आराम करें, मैं हूं ना बजल के पास। आप अपनी हालत तो देखें कैसे बिगड़ रही है। प्लीज अम्मी, आप जाएं। बजल को जैसे ही होश आएगा मैं आपको बता दूंगा, मगर अभी आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। बजल भी आपको इस हालत में देखकर नाराज हो जाएगी, आपसे, जानती तो हैं आप इसे। अबान ने जब नोट किया कि उज़्मा बेगम बार बार अपने सर के साथ बाएं कांधे को दबा रही थी, तो अबान को शदीद परेशानी ने आन घेरा। वो हमेशा से ही कमजोर दिल की मालिक थी, और जब से हैदर साहब के इंतकाल हुआ था तब से ही वो और ज्यादा हसास तबीयत की मालिक हो गई थी। इसलिए अबान इन्हें हर किस्म की परेशानी से दूर रखता। मगर अब बजल की तबीयत की वजह से अच्छी खासी खराब होने लगी थी इनकी तबीयत, जो अबान को तो बिल्कुल भी कबूल नहीं था। तभी वो इन्हें आराम करने का बोलते हुए यहाँ से ले जाने लगा। चले अम्मी, उठे, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ आऊं। अबान बेड के सामने मौजूद सोफे से उठकर बजल के सिरहाने बैठी उज़्मा बेगम के पास जाकर अपनी हथेली इनके सामने फैलाते हुए बोला, मगर सिवाय अपना हाथ अबान की हथेली पर रखने के, उज़्मा बेगम ने इसकी बाजू पकड़कर इसे अपने सामने बिठाया। अबान बेटे, मैं जानती हूँ तुम बहुत समझदार हो। मुझे हमेशा से तुम पर नाज था और रहेगा, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ भी मजीद समझाने की जरूरत है। लेकिन फिर भी मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि बेटे, बजल बहुत अच्छी और मासूम लड़की है, इसकी कदर करो। मुझे हमेशा से एक बेटे की ख्वाहिश थी, मगर जैसे अल्लाह को मंजूर हो, उन्हें मुझे रहमत से नहीं नवाजना था, बल्कि तुम्हारी सूरत में नीमत दे दी। मगर फिर जब मुझे पता चला कि शाजमीन की बेटी है बजल,
تو میں نے تب سے ہی بزل کو تمہارے لیے منتخب کر لیا تھا۔ عظمیٰ بیگم نے مسکرا کر سنجیدہ بیٹھے ابان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر سے انہوں نے سلسلہ کلام جوڑا۔ پھر تم نے سونیا کی خواہش کی۔ مجھے برا تو بہت لگا کیونکہ میری برسوں کی خواہش جو رد ہو گئی تھی، مگر پھر میں نے تمہاری خوشی کا سوچتے ہوئے سونیا کو دل کی گہرائیوں سے اپنایا۔ پھر وہ ہوا جو اللہ کی مرضی تھی، سونیا تم سے دور ہو گئی۔ بزل تو جا رہی تھی یہاں سے تم سے دور، حالانکہ تم سے انتہا کی محبت کرتی تھی وہ، پھر بھی کیونکہ وہ تمہاری خوشیوں میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتی تھی، لیکن تم نے اس سے شادی کی خواہش کی جو ہم سب نے مان بھی لی۔ لیکن مجھے ان 1.5 ماہ میں کبھی بھی بزل کے چہرے پر خوشی کی ہلکی سی بھی جھلک نظر نہیں آئی، حالانکہ اسے تو خوشی سے نہال ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ تمہاری صورت اسے اس کی محبت جو مل گئی تھی وہ محبت کرنے کے لیے بنائی گئی ہے ابان، محبت کے قابل ہے وہ، اس کی بے پناہ محبت کے بدلے میں اسے محبت دو۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ تم سونیا کو اپنے دل سے نکال دو، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ انسان کبھی بھی اپنی پہلی محبت کو نہیں بھول سکتا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ تم بزل کے لیے اپنے دل میں گنجائش پیدا کرو، بیوی ہے وہ تمہاری، اسے عزت دو، محبت دو، تاکہ مجھے اس کے ماں باپ کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ مجھے امید ہے کہ تم میری بات کا مان رکھو گے، ضرور رکھو گے، میں صحیح کہہ رہی ہوں نا ابان؟ عظمیٰ بیگم نے ابان کے ہاتھوں پر ہلکا سا دباؤ ڈال کر اپنی بات کی تصدیق کرنی چاہی، جس پر ابان نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے ان کے ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں سے چوما اور پھر سر کے قریب لے جا کر ان پر اپنی پیشانی ٹکا دی۔ امی، آپ کو یا بزل کو اب مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، آئی پرومس، میں بزل کو ہمیشہ خوش رکھوں گا اور مجھ سے جتنا ہو سکے گا اس کی اتنی خواہشیں پوری کروں گا۔ اب آپ چلے آرام کرے جا کر۔ ابان نے پہلے سنجیدگی سے عظمیٰ بیگم کی تسلی کروائی اور پھر مسکراتے ہوئے انہیں سہارا دے کر اٹھایا اور پھر ان کے کمرے میں چھوڑنے چل پڑا۔ جب تک ابان نے عظمیٰ بیگم کو بریڈ کا سلائس کھلا کر دوا دینے کے بعد سلا نہیں دیا، تب تک وہاں سے ہلا تک نہیں۔ اب جب اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ عظمیٰ بیگم سو چکی ہے، تب وہ دھیرے سے اٹھا اور اپنے کمرے میں داخل ہوا تو بزل ابھی بھی اسی پوزیشن میں بے ہوش پڑی تھی۔ بزل کو اس طرح لیٹے دیکھ کر ابان کو بہت تکلیف ہوئی۔ ابھی بھی اس کے دماغ میں بزل کی باتیں کسی فلم کی طرح گھوم رہی تھی، بلکہ اب ان میں عظمیٰ بیگم کی باتوں کا بھی اضافہ ہو گیا تھا جو اسے شرمندگی سے پانی پانی کرنے کے لیے کافی تھا۔ انہی سوچوں کے زیر اثر ابان نرمی سے بزل کے پاس بیٹھا اور پھر آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلانے لگا۔ سوری یار، اب تک تمہیں اتنا دکھ دینے کے لیے سوری فار ایوری تھنگ، بٹ ناؤ آئی پرومس ود یو کہ میں تمہیں کبھی کوئی دکھ کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ تم میری ہو بزل، تمہیں اللہ نے میرے لیے چنا اور میں اپنے اللہ کے اس فیصلے پر دل سے شکر ادا کرتا ہوں۔ آج ابان یوں ہی بزل کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلانے کے ساتھ مسلسل سوچ کر اپنی اگلی زندگی کو خوشگوار بنانے کا ارادہ بھی کر رہا تھا۔ آج اس نے دل سے بزل کے وجود کو اپنی زندگی میں شمار کیا تھا۔ یوں ہی سوچتے ہوئے کسی سوچ کے زیر اثر ابان نے بزل کے سر پر بوسہ دیا اور پھر خود اس کے قریب لیٹ کر نہ جانے خود بھی کب سو گیا۔ بھابھی، میری بات سمجھنے کی کوشش کرے، مومنہ کس طرح ارسلان سے شادی کر سکتی ہے؟ شبانہ بیگم، مومنہ کی والدہ، نے ایک بار پھر اپنی بیٹے کی زندگی برباد ہونے سے بچانے کی ناکام سی کوشش کی، جس سے فوراً ہی مومنہ کی ممانی نے اپنی اونچی آواز سے دبا دیا۔ ہائے ہائے، کمی کیا ہے میرے بچے میں جو یوں منہ پھاڑ پھاڑ کر انکار کر رہی ہو؟ اب تک اپنی بیٹی بیٹھا کر رکھی ہوئی ہے، اگر اتنے ہی کوئی ہیرے موتی جڑے ہیں تمہاری بیٹی میں تو بیاہی کیوں نہیں؟ ایک تو مر گئی، اسے بھی کنوارے مارنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ اچھا بھلا کماؤ پوت ہے میرا، اگر شادی شدہ 2 بچوں کا باپ ہے تو کیا ہوا؟ تمہاری بیٹی کو کون سا برطانیہ کا شہزادہ ملنے والا ہے؟ یہ بھی احسان ہے ہم لوگوں کا جو یتیم کو سہارا دے رہے ہیں۔ مجھے کچھ نہیں سننا، 2 دن بعد نکاح ہے مومنہ کا ارسلان سے، اب میں اور کوئی بات نہیں سنوں گی، یا تو خوشی خوشی نکاح میں شامل ہو جاؤ ورنہ لے کر نکل جاؤ اپنی ملکہ عالیہ کو ہمارے اس غریب خانے سے۔ مومنہ کی ممانی انتہائی بد زبانی سے اپنی جہالت کا اظہار کر گئی اور ساتھ ہی ساتھ دل کی بات بھی ان کے منہ پر آ گئی۔ وہ تو پہلے دن سے ہی مومنہ اور شبانہ بیگم کے ادھر آ جانے سے اندر ہی اندر جل کر راکھ ہو رہی تھی۔ پھر جب انہوں نے ارسلان کو مومنہ کی طرف مائل ہوتے دیکھا، جس کی بیوی ابھی 2 ماہ پہلے خلق حقیقی سے جا ملی تھی، تو انہوں نے یہ شرط رکھی، اس طرح دونوں طرف ان کا ہی فائدہ تھا۔ اگر مومنہ سے ارسلان کی شادی ہو جاتی تو ان کے پوتے پوتیوں کو سنبھالنے کے لیے ماں اور گھر کے کام کرنے کے لیے ایک نوکرانی مل جاتی، ورنہ وہ خود ہی انہیں اپنے پوتے پوتے کو سنبھال کر تنگ آ چکی تھی۔ اور اگر شبانہ بیگم یہ شادی نہ ہونے دیتی تو پھر بھی ان کی جان چھوٹتی ان ماں بیٹی سے، مگر شبانہ بیگم کس طرح اپنی بیٹی کو اس دوزخ میں دھکیل دیتی، تبھی وہ یہاں سے جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اور جب انہوں نے یہ بات مومنہ سے کی تو وہ انہیں انکار کر کے ارسلان سے شادی ہونے پر رضامندی ظاہر کر گئی
اور یہ فیصلہ واقعی میں شبانہ بیگم کو سکتے میں لے گیا، مگر مومنہ بھی اپنی ماں کو کس طرح اس عمر میں راہ راہ کے ٹھوکریں کھانے دیتی، اس لیے وہ اپنی خوشیوں کا قتل کر کے ارسلان کو اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر اس رشتے پر راضی ہو گئی۔ مگر یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا کہ کس کے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ فضا میں فجر کے اذانوں کی صدائیں گونج رہی تھی جب بزل کی آنکھ انہی صداؤں کو سن کر کھلی۔ کچھ دیر تک تو وہ یوں ہی غائب دماغی سے لیٹی رہی اور سب یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ پھر جیسے ہی اسے کچھ گھنٹے پہلے والا واقعہ یاد آیا تو بے اختیار اس کی نظر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ ابھی وہ خود کو ابان کے کمرے میں موجود پا کر حیران ہی ہو رہی تھی جب اچانک سے ابان نے نیند میں اپنا مضبوط ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھا، جس پر پہلے تو بزل کی چیخ نکلنے لگی جسے وہ فوراً اپنے ہاتھوں کو منہ پہ رکھ کر دبا گئی، اور پھر جیسے ہی اس نے اپنے بائیں جانب پلٹ کر ابان کو اپنے اتنے نزدیک دیکھا تو اسے ایک اور حیرت کا شدید جھٹکا لگا، جو یقیناً بہت بڑا جھٹکا ثابت ہوا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ ابان کو یوں ہی پہلے حیرت کے ساتھ اور پھر محبت سے دیوانہ وار دیکھتی رہی۔ وہ تو جیسے کچھ گھنٹوں پہلے ہونے والی کارروائی مکمل بھول چکی تھی۔ اس وقت اسے یاد تھا تو صرف اتنا کہ اس کی محبت ابان اس کے قریب ہے جس کی خواہش اس نے ہمیشہ کی تھی۔ ابان کے چہرے پر موجود ہر نقش کو دیکھتے ہوئے اس کی نظر ابان کی تن ہوئی پلکوں پر گئی، جسے دیکھ کر بزل کے چہرے پر خود بخود خوبصورت سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا آیا کہ اس نے اپنے ہاتھ کو بڑھا کر ابان کے پلکوں کو ٹچ کیا، جس سے فوراً ابان کی آنکھ کھل گئی اور وہ جو نیند سے چور سرخ ڈوروں والی آنکھوں سے بزل کو دیکھنے لگا۔ ابان کے اس طرح جاگ جانے سے بزل کو کچھ اور نہ سوجا تو وہ اپنی آنکھیں بند کر کے سونے کا ڈرامہ کرنے لگی۔ بزل تم اٹھ گئی ہو نا؟ سر میں درد تو نہیں ہو رہا؟ بزل کو ایسے دیکھ کر ابان فوراً سیدھا ہو کر بیٹھا اور پھر بے چینی سے اس سے سوال کرنے لگا، جس کے جواب میں بزل بولی تو کچھ نہ، مگر اس کی آنکھوں کی جنبش یہ واضح کر رہی تھی کہ وہ جاگ رہی ہے۔ او تو میڈم ڈرامہ کر رہی ہیں؟ ابان نے مسکراتی نظروں سے بزل کو دیکھتے ہوئے سوچا اور پھر اچانک سے اسے شرارت سوجی۔ بزل تم کیا بے ہوش ہو؟ ابان نے پھر سے سوال کرتے ہوئے اپنی مسکراہٹ دبائی، جبکہ بدلے میں بزل اندر ہی اندر خوش ہونے لگی کہ وہ اس کے ڈرامے کو سچ سمجھ بیٹھا ہے۔ آئی ایم سوری بزل، میرا ارادہ تمہیں چوٹ پہنچانے کا نہیں تھا، پھر بھی تم میں چوٹ لگ گئی۔ اگین سوری۔ وہ دوبارہ سے بزل کے قریب لیٹ کر اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا، جبکہ اپنا ہاتھ وہ بزل کے پیٹ پر رکھ چکا تھا۔ بزل بغیر کوئی جواب دیے دل ہی دل میں ابان سے خفا ہو رہی تھی کہ ابھی بھی وہ اس چوٹ کی معافی مانگ رہا تھا، باقی جو اس نے اب تک بزل کے دل کو اپنی باتوں اور رویوں سے چھل نہیں کیا ہے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ ابھی بزل دل میں ہی صحیح ابان کو کوس بھی نہیں پائی تھی جب اسے ابان کا ہاتھ اپنے پیٹ سے اوپر کی طرف بڑھتے ہوئے محسوس ہوا۔ وہ دھیرے دھیرے اپنا ہاتھ بزل کے سینے کی طرف لے جا رہا تھا، اس سے پہلے کہ ابان کا ہاتھ کچھ اور اوپر جاتا۔ بزل نے فوراً لپک کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور پھر اسے بیڈ پر زور سے پٹکا۔ یہ کیا کر رہے تھے آپ؟ بزل کڑے تیوروں سے ابان کو آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی، اور بزل کے اس انداز پر ابان کی ہنسی نکل گئی جسے بڑی مہارت سے اس نے اپنے ہونٹوں میں چھپایا۔ او مائی گاڈ، تم بے ہوش نہیں تھی کیا؟ مجھے تو لگا کہ بے ہوش ہو، تبھی میں نے سوچا کہ اب بھی میں کل رات کی طرح تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کروں گا اس کا تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، مگر اوف تم تو اٹھی ہوئی ہو۔ ابان نے اس طرح انجان بننے کے ساتھ چہرے پر ڈھکے تاثرات ظاہر کیے جیسے نہ جانے کیا چھین لیا گیا اس سے۔ کیا 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 تھا آپ نے کل رات میرے ساتھ؟ بزل نے فوراً اپنے ہاتھوں کو سینے پر دائیں بائیں رکھتے ہوئے شک کی نظروں سے ابان کو گھورتے ہوئے اسے سوال کیا، جس پر ابان نے ٹھنڈی آ بھری۔ کچھ کر ہی تو نہیں سکا کیونکہ تمہاری پرمیشن جو نہیں لی تھی۔ ابان نے مظلوم بننے کی بھرپور اداکاری کی، جس پر بزل کو اسے انہی شکی نظروں سے گھورنے لگی۔ جھوٹ مت بولے، آپ نے ابھی کہا کہ آپ نے میرے ساتھ رات کو۔ بزل ابھی بات کر ہی رہی تھی جب ابان نے جھک کر اس کے سر پر کس کیا اور پھر جس اسپیڈ سے وہ آگے جھکا تھا اسی اسپیڈ سے واپس اپنی جگہ پر آیا۔ سوری آئی سوئر یار یہی کیا تھا، بس کچھ بھی کرنے کے لیے تمہاری پرمیشن لوں گا۔ ابان کے اس انداز پر بزل کی زبان بند ہونے کے ساتھ نظریں بھی فوراً جھک گئی۔ کچھ دیر اپنے ہونٹوں کو چبانے کے بعد اس نے نظریں اٹھا کر ابان کو دیکھا جو کہ اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ بزل تو حیرانگی سے ابان کی حرکتیں شمار کرنے لگی۔ یہ ایک ہی رات میں اسے ہو کیا گیا تھا؟ وہ اتنا مہربان کیوں ہو رہا تھا اور بزل سے اتنا پرسکون لہجے میں بات کیسے کر رہا تھا؟ ابھی وہ انہی سوچوں پر غور کر رہی تھی جب اسے ابان کی آواز سنائی دی اور وہ فوراً واپس ہوش میں آئی۔ کیا میں تمہیں کس کر سکتا ہوں؟ جی؟ بزل نے آنکھیں پھاڑے حیرانگی سے سوال کیا۔ ابان کے یوں اچانک بولنے پر وہ شوق بھی تو ہو گئی تھی، جبکہ وہ بزل کے جی کہتے ہی فوراً تھینک یو بول کر اس کے ایک گال پر اپنا ہاتھ رکھ کے اس کے ہونٹوں پر جھک چکا تھا۔ ابان کے ہونٹوں کا لمس اپنے نازک ہونٹوں پر محسوس کرتے ہوئے
ہی حیرت سے بزل کی آنکھیں مکمل پھیل گئی، جبکہ ابان صاحب تو اپنی مرضی کرنے میں مصروف تھے۔ لیکن بزل نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ آج ابان کے لمس میں وہ جنونی یہ سکتی نہیں تھی جو پچھلی دفعہ اس کے ہر انداز سے جھلک رہی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی خود کو فریش کرنے کے بعد جب وہ بزل سے الگ ہوا تو وہ آنکھیں مکمل کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ایک کس ادھر بھی کر لوں؟ ابان نے اب بزل کی گردن کو دیکھتے ہوئے اس کی اجازت طلب کی، جبکہ ابان کے بولنے کے ساتھ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکیلتے ہوئے اٹھی اور پھر خونخوار نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ کیا تھا یہ؟ بزل نے دانت پیستے ہوئے ابان سے سوال کیا۔ کس، پپی، چمی، پاری؟ آئی تھنک اسے یہی سب کہتے ہیں۔ دیکھو تم نے خود مجھے اجازت دی تھی تو اب تم مجھے یوں گھورنا بند کرو۔ ابان نے بزل کو خود کو یوں کچا چبا جانے والی نظروں سے گھورنے پر اعتراض کیا۔ کیا کہا آپ نے؟ میں نے اجازت دی تھی آپ کو، مگر کب؟ میں نے تو حیرانگی سے کہا تھا جی۔ کیا مطلب؟ لیکن پتا نہیں آپ کیا سمجھ بیٹھے۔ بزل کا تو مانو حیرانگی سے برا حال تھا، جبکہ ابان اس کی بات پر کندھے اچکا کر لاپرواہی ظاہر کرنے لگا۔ جو بھی تھا غلطی تمہاری ہے، اب مجھ معصوم کو تو تمہاری اجازت ہی لگی۔ ابان کے یوں سارا الزام بزل پر ڈال کر خود کو معصوم بن جانے پر بزل کا دل کر رہا تھا کہ وہ ابان کا گلا ہی دبا دے، جو اتنا معصوم تو بالکل نہیں تھا جتنا بن کر دکھا رہا تھا۔ اچھا، تب تو تمہاری غلطی کی وجہ سے میں نے کس کر لیا، پر اب تو تم سن اور سمجھ رہی دونوں ہو نا، تو کیا میں تمہاری نیک پر کس کر لوں؟ یار یہ دل کب سے مجھے اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے۔ ابان نے بیچارگی سے بزل کی گردن پر موجود تل کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، جس پر بزل کا حیرت سے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کیا کہا آپ نے ابھی؟ میرے ساتھ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے ابھی، جائیں یہاں سے، مجھے باتھ روم جانا ہے۔ بزل نے ابان کو ڈانٹ کر وہاں سے بھیجنا چاہا، جبکہ بدلے میں وہ ڈھٹائی سے ہنسنے لگا۔ یار صرف ایک کسی تو مانگی ہے، کیوں میری معصوم سی خواہش کا قتل کر رہی ہو؟ آخر ایک کس سے کیا بگڑ جائے گا تمہارا؟ ابان بزل کی طرف ہلکا سا جھکتے ہوئے مزید بولا، ارادہ اسے تنگ کرنے کا تھا، جس پر بزل نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ آپ جا رہے ہیں یا میں آنی کو بلاؤں؟ بزل نے ابان کو اپنی طرف سے دھمکی دی، جس پر اس نے ایک زور کا کہکار لگایا۔ اچھا اوکے، بلاؤ امی کو، مگر ان سے کیا شکایت کرو گی میری کہ میں تمہیں کس کرنا چاہتا ہوں؟ ریئلی بزل، آر یو سیریس؟ شوہر ہوں میں تمہارا، حق ہے تم پر میرا۔ کیسی بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو، اور مجھے نہیں لگتا کہ امی اس بات پر تمہارا ساتھ دیں گی، آخر وہ بھی تو ہسبینڈ اینڈ وائف کی پرائیویسی کو سمجھتی ہیں۔ ابان نے پہلے تو بزل کی بات کا بھرپور مذاق اڑایا اور پھر آخر میں بولنے کے ساتھ اسے آنکھ ماری، جس پر بزل کا چہرہ مزید سرخ ہونے لگا۔ جی نہیں، میں آنی سے کہوں گی کہ میرے سر میں بہت درد ہے اور پھر بھی آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ ابان کے اس طرح خود کا مذاق بنانے پر بزل کو رونا آنے لگا۔ وہ شخص کب سے اسے تنگ کر رہا تھا اور اب تو اس کے سر میں درد بھی ہونے لگا تھا، جیسا کہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کے سر میں شدید درد ہوگا۔ اوہ سوری یار، میرے مائنڈ میں ہی نہیں رہا کہ تمہارے سر میں درد ہوگا۔ چلو تم فریش ہو جاؤ، میں ناشتے کا بندوبست کرتا ہوں۔ ابان نے شرمندہ ہوتے ہوئے پہلے تو بزل کا گال کو سہلایا اور پھر اس پر ہلکی سی تھپکی لگا کر اسے فریش ہونے کا کہہ کر خود اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ بزل اس کی باتوں اور حرکتوں پر ایک بار پھر غور و فکر کرنے لگی۔ کچھ دیر اسی طرح سوچنے کے بعد ابان کے بدلے ہوئے روپ کی وجہ سمجھ نہ آئی تو وہ اٹھ کر باتھ روم میں فریش ہونے چلی گئی۔ سر کیا میں اندر آ جاؤں؟ المیر پچھلے آدھے گھنٹے سے موبائل پر اپنی ایک بزنس ڈیل کر رہا تھا جب اچانک سے اسے اپنے کیبن کا ڈور ناک ہونے کے ساتھ مومنہ کی آواز سنائی دی۔ اوکے ظہیر، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ لیکن المیر میری بات ابھی۔ المیر نے فوراً بات سمیٹ کر کال کاٹنی چاہیے، جس پر اسپیکر سے ظہیر کی آواز گونجی۔ کہا تو ہے کہ بعد میں، بائے۔ المیر جس آواز کو سننے کے لیے پچھلے 4 دن سے ترس رہا تھا، اب جب وہ پوری کی پوری اس کے پاس آ گئی تھی تو پھر بھلا وہ کیسے مومنہ کو ویٹ کرنے دیتا۔ تبھی اپنے لاس کی پرواہ کیے بغیر اس نے کال کاٹ دی۔ کم ان۔ المیر خود بھی کھڑا ہو چکا تھا اور ساتھ مومنہ کو بھی اس نے اندر آنے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ آج بھی سادہ سے کپڑوں میں بڑی سی چادر لیے اس کے سامنے سر جھکائے کھڑی المیر کو کتنا سکون پہنچا رہی تھی، اس بات سے وہ مکمل انجان تھی۔ سر مجھے ابھی یہ نوکری نہیں کرنی۔ المیر جو مومنہ کو بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا، اچانک سے اس کے منہ سے ادا ہونے والے الفاظ سن کر شاکڈ ہو گیا۔ کوئی پرابلم ہے کیا آپ کو؟ مجھے بتائیں، اگر کسی نے کچھ کہا ہے تو میں ابھی سے۔ سر میری شادی ہو رہی ہے پرسوں میرے کزن کے ساتھ، اس لیے اب میں مزید یہ نوکری نہیں کر پاؤں گی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری کم ایجوکیشن کے باوجود مجھے یہ نوکری دی تھی، مگر اب میں مجبور ہوں۔ اللہ حافظ۔ مومنہ نے المیر کی بات کاٹ کر 2 ٹوک انداز میں اپنے آنے کی وجہ بتائی اور پھر بات مکمل ہوتے ہی وہاں سے جانے لگی، جبکہ المیر جو تب سے شاکڈ کھڑا تھا مومنہ کو دروازے کی طرف جاتے دیکھ کر فوراً ہوش میں آیا۔ آپ کو پسند ہے وہ؟ المیر نے کس طرح خود کو سنبھال کر مومنہ سے سوال کیا، یہ صرف وہی جانتا تھا، کیونکہ دوبارہ خود کی محبت کو کھو دینے کا حوصلہ وہ خود بھی نہیں پاتا تھا۔
इस बात से क्या फर्क पड़ता है सर? जरूरी तो नहीं कि हम अपनी ख्वाहिश या खुशी को अहमियत दें। बाज औकात अपनों के लिए इंसान को खुद की हर ख्वाहिश का कत्ल करना पड़ता है। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है सर, तो छोड़े इस मौजू को। मुझे यकीन है ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। बाकी अल्लाह आपको खुश रखे, क्योंकि आप बहुत नेक इंसान हैं। अल्लाह हाफिज। मोमिना ने नम होती आंखों से बगैर पलटे अलमीर से बात की और फिर तेजी से वहां से निकल गई। जबकि अलमीर, जो कब से खुद को बेजान होता महसूस कर रहा था, अब इसे मोमिना की बातों से उम्मीद की एक किरण नजर आई। यानी मोमिना इस शादी से खुश नहीं थी, तो अलमीर किस तरह इसकी शादी ऐसी जगह होने देता? अब इसे एक इंतहाई फैसला करना था, जिसमें इसे अपने माँ बाप की मर्जी भी शामिल करवानी थी। दोपहर के 2 बज रहे थे जब अलमीर की गाड़ी कबीर मेंशन में दाखिल हुई। उमूमन अलमीर शाम तक घर लौटता था, मगर आज इसे इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करना था, जिसके लिए इसे अपने वालिदैन की रजामंदी चाहिए थी। कबीर साहब तो अब ज्यादातर ऑफिस नहीं जाते थे। एक वजह इनकी तबीयत खराबी की थी और दूसरी ये कि अलमीर ने इनसे 1 महीने में ही सब कुछ खुद संभाल लिया था और कबीर साहब को सिर्फ आराम करने का मशवरा दे दिया। कबीर साहब भी अपने लायक बेटे को देखकर खुश और मुतमईन थे, जो इतनी जल्दी सब जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठाए इन्हें बखूबी निभा भी रहा था। मॉम, डैड कहाँ हैं आप दोनों? अलमीर घर में दाखिल होते ही तेज आवाज में कबीर साहब और शाजमीन बेगम को पुकारने लगा। तब इसे अपनी तरफ आकर मुलाजिम ने इतला दी कि वो दोनों अपने कमरे में मौजूद है। जिस पर अलमीर संजीदगी से सर हिलाते हुए वहां से चलकर कबीर साहब के कमरे को नॉक करने के बाद दाखिल हुआ, तो इसे इस वक्त घर में मौजूद देखकर कबीर साहब के साथ शाजमीन बेगम भी हैरान हो गई। मॉम एंड डैड, मुझे आप दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। अलमीर यूं ही खड़े खड़े बात करने लगा जब इसे संजीदा और बेचैन देखकर कबीर साहब ने अपने पास बैठने का इशारा किया, तो वो भी चुपचाप इनके पास कदमों की तरफ बैठ गया। क्या बात है अलमीर, कौन सी बात तुम्हें बेचैन कर रही है? कबीर साहब ने आगे बढ़कर अलमीर के हाथ को पकड़ते हुए इसे रिलैक्स करने की कोशिश की, जिस पर वो एक ठंडी आह भरकर इन्हें देखने लगा। डैड, मैं शादी करना चाहता हूँ, कल या परसों तक। अलमीर ने बगैर कोई तमहीद बांधे सीधी सीधी बात की, जबकि कबीर साहब के साथ कब से खामोश बैठी शाजमीन बेगम भी शॉक्ड हो गई। ठीक है अलमीर, मगर तुम शादी किससे करना चाहते हो? नाम क्या है इसका? कहाँ मिली तुम्हें? करती क्या है? बात शादी तक पहुंच गई है और इसके बारे में तुमने हमें आज तक नहीं बताया, और अब यूं अचानक हमें शादी करने का बोलकर हमारे सर पर धमाका कर रहे हो। कबीर साहब का मूड अच्छा खासा खराब होने लगा था, जबकि अलमीर के चेहरे पर परेशानी के तासुरात आने शुरू हो गए। मैं आप दोनों को क्या बताता डैड, जब इससे मिले मुझे सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है। डैड, आपको याद है वो लड़की जिससे अबान शादी करने वाला था? मोमिना इसी की बहन है। जब मैं इस लड़की की मौत की इत्तला मोमिना के घर देने गया था, तभी मैंने इसे देखा था, और अब वो 1 हफ्ता पहले जॉब इंटरव्यू के लिए मेरे पास आई थी। तब मैंने इसे जॉब दे दी थी, मगर अनजाने में खुद इससे मोहब्बत कर बैठा। अलमीर एक जज्ब के आलम में बोल रहा था, जबकि कबीर साहब रफ्ता रफ्ता शॉक्ड होते जा रहे थे। डैड, आज सुबह वो मेरे ऑफिस आकर मुझे बोल रही है कि इसकी परसों शादी है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है डैड कि एक बार फिर मुझे मेरी मोहब्बत ना मिले, एक बार फिर मैं खाली हाथ रह जाऊं। अलमीर ने हाथों को फैलाकर गौर से देखने लगा और फिर चेहरे पर वहशत लाए कबीर साहब को देखा। प्लीज डैड, डू समथिंग। मोमिना के चेहरे को देखा मैंने, वो इस शादी से खुश नहीं है डैड, और फिर मैंने अभी पता करवाया तो मुझे मालूम हुआ कि मोमिना का कजिन 2 बच्चों का बाप है, जिससे मोमिना की शादी करवाई जा रही है। ये गलत हो रहा है ना डैड? डैड प्लीज मुझे मोमिना दे दे, प्लीज डैड, इस दफा मैं अपनी मोहब्बत पाना चाहता हूँ। शाइना तो मेरे काबिल ही नहीं थी, बट मोमिना बहुत अच्छी है और पारसा है। आई एम श्योर कि वो आप दोनों को भी बहुत पसंद आएगी। तो फिर हम कल चल रहे हैं ना डैड निकाह करने? अलमीर बगैर कबीर साहब के चेहरे पर मौजूद तासुरात को नोट किए नॉन स्टॉप अपनी ही बोले जा रहा था, जबकि कबीर साहब तो सोनिया की बहन मोमिना का नाम सुनकर ही फिर से शदीद तकलीफ महसूस करने लगे थे। इन्हें ये बात टॉर्चर कर रही थी कि सोनिया इनकी वजह से मरी है। तभी उन्होंने सेकंडों में एक फैसला किया और अलमीर को हाँ कर दी। वो मोमिना को अपनाकर सोनिया की मौत के गिल्ट को कम करना चाहते थे, और अगर मोमिना खुशहाल रहेगी तो सोनिया की रूह भी मुतमईन होगी। जबकि कबीर साहब के फैसले पर जहां शाजमीन बेगम को हैरत का झटका लगा, वहीं अलमीर चहक कर इनके गले लग गया। थैंक यू सो मच, लव यू माय हीरो। अलमीर कबीर साहब से अलग होकर इनके हाथों को चूमते हुए बोला, जबकि कबीर साहब का चेहरा वैसे ही संजीदा था। ओके डैड, आप आराम करें, मैं कल के निकाह की तैयारियां करवा लूं, गवाहों का भी तो इंतजाम करना होगा। अलमीर एक बार फिर कबीर साहब के गले लगने के बाद खड़े हुए बोला। इसके चेहरे पर से स्माइल जुदा ही नहीं हो रही थी। अपनी मोहब्बत को पा लेने की खुशी कम तो नहीं होती, तभी वो मुसलसल मुस्कुराए जा रहा था, और फिर एक स्माइल शाजमीन बेगम पर उछालकर फौरन कमरे से बाहर निकल गया। तुम क्या इधर एल्फी लगाकर बैठ गई हो, जो इधर से हिल ही नहीं पा रही? सुबह से इधर ही चपकी पड़ी हो।
اپنے کمرے میں چلو، اب کیا رات بھی ادھر ہی گزارنی ہے؟ ابان صبح جب بزل کے لیے بریڈ آملیٹ کا ناشتہ بنا کر واپس روم میں آیا تو بزل کو وہاں موجود نہ پا کر حیران رہ گیا۔ پھر سب سے پہلا خیال اسے عظمیٰ بیگم کا آیا، تبھی وہ ان کے کمرے کی طرف چل پڑا، مگر جب بزل کو ان سے گپے لگاتے دیکھا تو اسے کچھ تسلی ہوئی۔ پھر اس نے ناشتہ بھی بزل کو وہیں دے دیا جو اسے عظمیٰ بیگم نے اپنے ہاتھوں سے کروایا۔ اس کے بعد بزل کو میڈیسین اپنی نگرانی میں کھلا کر وہ خود فریش ہونے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آبان کو لگا کہ بزل کچھ دیر وہاں بیٹھ کر واپس اپنے کمرے میں آ جائے گی، مگر دوپہر کے بعد اب شام ہو گئی تھی، مگر بزل تھی کہ وہیں چپکی ہوئی تھی، جس پر آبان کو اب غصہ آنے لگا تھا۔ وہ کب سے پلاننگ کر رہا تھا بزل سے سوری کرنے کی تاکہ وہ اسے منا سکے، مگر وہ میڈم تو جیسے اپنی آنی سے جدا ہونے کا کوئی ارادہ ہی نہیں رکھتی تھی۔ صبح نہ جانے کتنی بار وہ بزل کو اشاروں سے اپنے کمرے میں آنے کا کہہ رہا تھا، مگر وہ ہر بار دیکھ کر بھی انجان بن جاتی، جس پر آبان کو اور غصہ آنے لگا۔ ابھی عظمیٰ بیگم رات کا ڈنر بنانے کچن میں گئی تھی اور بزل اب سونے کی کوشش کر رہی تھی جب آبان روم میں داخل ہو کر غصے سے بزل پر برسا۔ آپ کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے میرے یہاں رہنے سے؟ اور آپ کو کیا میں ادھر سوؤں یا گھر سے باہر لان میں؟ میری مرضی، میں جو مرضی کروں۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے کچھ کہنے والے؟ میں تو آج ادھر ہی رہوں گی، دیکھتی ہوں کیا کرتے ہیں آپ۔ بزل جل ہی تو گئی تھی آبان کے اس طرح باتیں سنانے پر، تبھی وہ بھی بغیر ڈرے آبان کو کھری کھری سنا گئی، جس پر آبان کو برا تو بہت لگا مگر وہ برداشت کر گیا کیونکہ دوبارہ بزل کو خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی یہ چاہتا تھا کہ بزل اس سے ناراض ہو جائے۔ ایک تو پہلے ہی وہ منہ سجائے بیٹھی تھی، تبھی وہ خود کو پرسکون کرتے ہوئے بزل سے بولا، بالکل صحیح کہا تم نے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہارا ادھر رہنے سے، مگر امی کو ضرور ہوگا۔ اب کب سے وہ تمہیں برداشت کر رہی ہیں مگر کچھ کہہ نہیں رہی کہ کہیں تمہارا دل نہ دکھ جائے، اور تم ہو کہ تمہیں خود کو یہ احساس ہی نہیں اس بات کا، بے شرموں کی طرح ادھر ہی پڑی ہو۔ آبان بھی کہاں چپ رہنے اور سہنے والوں میں سے تھا، تبھی جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے بزل کو باتیں سنا گیا، جسے سنتے ہی بزل کا رونے والا منہ بن گیا، مگر آبان نے اسے دیکھنے سے مکمل پرہیز کیا کیونکہ وہ اس وقت صرف بزل کو اپنے کمرے میں لے جانا چاہتا تھا، اور اگر وہ بزل کی ایسی رونتی شکل دیکھ لیتا تو یقیناً اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، آنے کو کوئی پرابلم نہیں ہے میرے یہاں ہونے سے، میں ابھی پوچھتی ہوں آنے سے۔ بزل بیڈ سے اٹھنے لگی جب اسے آبان کی آواز نے روکا، ایسا بالکل مت کرنا، اب اس طرح تم ان سے پوچھو گی تو انہیں کتنا برا لگے گا اور وہ تمہارا دل رکھنے کے لیے جھوٹ بول دیں گی، مگر رات ساری وہ خود ڈسٹرب ہوتی رہیں گی۔ اچھا ویسا بزل، تمہیں کہیں مجھ سے ڈر تو نہیں لگ رہا کہ میں تمہارے ساتھ کچھ ایسا ویسا کروں گا، اسی وجہ سے تم میرے ساتھ روم شیئر نہیں کرنا چاہتی، رائٹ؟ ابان نے بزل کو بہلانے کے ساتھ جلدی سے اس کا ذہن دوسری سائڈ پر لگایا جس میں وہ کامیابی ہو گیا۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں کیوں ڈروں گی آپ سے؟ بلکہ آپ سے ہی کیا، میں اللہ کے سوا کسی چیز سے نہیں ڈرتی۔ بزل نے مضبوط لہجے میں اپنی بہادری ثابت کرنی چاہی، جسے فوراً آباد کے کہکہے نے مذاق کا روپ دے دیا۔ اچھا تو مسز ابان کو مسٹر ابان سے ڈر نہیں لگ رہا؟ سیریسلی بزل؟ ابان نے بولنے کے ساتھ ایک بار پھر بزل کا مذاق بنایا، جس پر وہ اسے گھورنے لگی۔ اچھا سچ میں نہیں ڈر رہی تو ثابت کرو، چلو روم میں پھر دیکھتے ہیں تمہاری بہادری۔ ابان نے بزل کے گھورنے پر اسے شوق نظروں سے دیکھتے ہوئے چیلنج کیا تو بزل ایک پل کے لیے خاموش ہو کر نظریں پھیر گئی۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بزل، میں نے کہا تو ہے کہ تمہیں ٹچ کرنے سے پہلے تمہاری پرمیشن لوں گا، اینڈ آئی پرومس پرمیشن کے بغیر تمہارے قریب نہیں آؤں گا، پلیز پلیز بلیو می یار۔ ابان چلتے ہوئے بزل کے پاس بیڈ پر فاصلہ قائم کرتے ہوئے بیٹھا اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے اپنی بات کا یقین دلوانا چاہا۔ بزل تو ابان کے اس انداز پر ہی حیران رہ گئی تھی، کس طرح وہ صبح سے اسے شوق پہ شوق دیے جا رہا تھا، کبھی اس کی کیئر کر کے تو کبھی یوں خوبصورت باتیں کر کے، اور سب سے بڑھ کر ابھی بزل کو مسز ابان کہنا۔ کیا واقعی میں اس کی دعائیں قبول ہو گئی تھی؟ یعنی ابان کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو گئی تھی؟ ابان کی آنکھیں چیک چیک کر اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ ابان بھی اس کے بارے میں اسپیشل فیلنگز رکھنے لگا تھا۔ ایک پل کے لیے تو ابان کی باتوں کے زیر اثر بزل کا دل کیا کہ وہ ابان پر یقین کر لے، مگر پھر اگلے ہی لمحے اسے ابان کے پچھلے رویے یاد آئے جس وجہ سے وہ بھی ابان کو اتنی جلدی معاف نہ کرنے کا سوچتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارادہ عظمیٰ بیگم کے پاس جانے کا تھا، جبکہ اس کے جانے سے پہلے اچانک سے ابان نے اس کی کلائی تھامی اور پھر اسے مخاطب ہوا۔ رہ لو ادھر، میں امی سے بات کر لوں گا، مگر سونے سے پہلے تمہاری ڈریسنگ کرنے آؤں گا اور میڈیسین کھلانے بھی، تو ویٹ کرنا میرا۔ تم جتنا چاہو ٹائم لے لو بزل، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آخر برا بھی تو اتنا کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ جس پر میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ واقعی میں سدھر چکا ہوں، احساس ہو گیا مجھے اس بات کا کہ تم میرا نصیب ہو جسے اللہ نے میرے لیے بنایا ہے۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہے،
बजल, तुम्हें मेरा होने के लिए सोनिया का मुझसे दूर होना जरूरी था। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। आई नो डैट। अब दोबारा तुम्हें वैसा अबान कभी नहीं मिलेगा जिससे तुम खौफजदा हो। बस एक बात कहूंगा कि प्लीज यकीन कर लेना मुझ पर। मैं सच में तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। आई डोंट नो कब से, बट आई नो वन थिंग, आई फील लव विद यू। अबान ने मुसलसल नजरें झुकाए खड़ी बजल को देखते हुए अपनी बात मुकम्मल की और फिर बजल की कलाई छोड़ दी और खुद कमरे से बाहर निकल गया, जबकि बजल सकते की कैफियत में कितनी देर वैसे ही खड़ी रही कि अबान सच में इससे लव। दिमाग में सोच आते ही बजल ने बलिश किया और फिर यूं ही मुस्कुराते हुए बेड पर लेटकर अबान की बातों पर गौर करने लगी। रात को बजल ने अबान से बहुत अ, चुपचाप अपनी ड्रेसिंग भी करवा ली थी। इसके बाद सुकून से मेडिसिन भी खा ली थी और वो माफ तो तभी कर चुकी थी अबान को जब इसके मुंह से अपने लिए वो अल्फाज सुने थे जिन्हें सुनते ही वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। अपनी मोहब्बत हासिल जो कर ली थी इसने, मगर वो अभी अबान के सामने थोड़ा नाराजगी का ड्रामा करना चाहती थी ताकि वो इसे तंग कर सके। आखिर अबान ने भी तो इसे कितना रुलाया था, तो बजल का बदला लेना तो बनता था ना। तभी वो उस्मा बेगम के कमरे में सोने के बजाय अपने कमरे में चली गई ताकि वो अबान पर ये साबित कर सके कि वो इससे नाराज है, इसीलिए अबान के साथ रूम शेयर नहीं कर रही। और वाकई में अबान को ये बात बहुत फील हुई, मगर वो बर्दाश्त कर गया। खुद भी तो इसने बजल को इतना टॉर्चर किया था, तो अब इसकी नाराजगी बर्दाश्त करना अबान पर फर्ज था। रात के 10 बज रहे थे जब बजल अबान पर अपनी नाराजगी जताने के बाद अपने रूम में दाखिल हुई थी। इसका इरादा नाइट ड्रेस पहनकर सोने का था, मगर जैसे ही इसने अपनी वार्डरोब खोली तो हैरत से इसका मुंह खुले का खुला रह गया, क्योंकि बिल के नाइट ड्रेस के साथ साथ इसके तमाम कपड़ों समेत सारे का सारा सामान, जिनमें इसके बॉडी परफ्यूम्स, स्प्रे, मेकअप किट्स वगैरह सब कुछ गायब था। अपनी चीजों के लापता होने पर सबसे पहला ख्याल बजल को अबान का ही आया। एक वही था जो ऐसी हरकतें कर सकता था, वरना घर में इनके अलावा उस्मा बेगम थी, मगर वो भला ऐसे क्यों करती। अबान की ऐसी हरकत पर सिवाय गुस्सा होने के बजल के चेहरे पर शरारती सी मुस्कुराहट फैल गई। मगर इसे अबान के सामने गुस्सा होने का ड्रामा करना था, तभी वो चेहरे को संजीदा बनाए अबान के कमरे में दाखिल हुई। कहाँ है मेरा सारा सामान, कहाँ छुपाया है आपने। बजल ने अबान को गुस्से से घूरने के साथ इसके सामने हाथ फैलाते हुए अपना सामान मांगा, जबकि अबान तो जैसे रेडी था बजल के इस रिएक्शन के लिए। इसीलिए बजल को अपनी नजरों के हिसार में रखे मुस्कुराते हुए इसके करीब आया और फिर बजल के बड़े हुए हाथों पर ताली मारने के साथ वही हाथ थाम भी लिया। बैठो इधर, नाइट ड्रेस चाहिए तुम्हें राइट, अभी लाकर देता हूँ। अबान ने बजल को बेड तक लाकर इसका हाथ छोड़ते हुए कहा, तो बजल भी इसकी बात मानकर चुपचाप बैठ गई। और बजल के बैठते ही अबान ने अपने ड्रेसिंग रूम में जाकर बजल का नाइट ड्रेस, जो कि ट्राउजर शर्ट था, लाकर बजल को पकड़ा दिया, जो बजल ने एक घूरी के साथ अबान के हाथ से ले लिया और फिर इसीलिए बाथरूम में चली गई। ठीक 5 मिनट बाद वो वापस रूम में आई तो अबान बेड पर लेटा अपना मोबाइल यूज कर रहा था। इसे रिलैक्स लेटे देखकर बजल ने इसे तंग करने का फैसला किया और फिर अबान के करीब जाकर मासूमियत से इसे देखने लगी। क्या हुआ, दर्द हो रहा है क्या। अबान सीधे होकर बैठते हुए बजल से मुखातिब हुआ, जिसके चेहरे पर मासूमियत के साथ बेबसी भी छाई हुई थी। मुझे आइसक्रीम खानी है अभी के अभी। वो कड़वी मेडिसिन खाकर मेरे मुंह का जायका ही खराब हो गया है। सच में बहुत दिल कर रहा है आइसक्रीम खाने को। तो क्या आप मुझे आइसक्रीम पार्लर से चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम लाकर देंगे प्लीज। बजल ने आंखें बंद करके इंतहाई मासूमियत से कहा, तो आबान फौरन खड़ा हो गया और आबान को खड़ा होता देखकर बजल हैरान रह गई। क्या मतलब, वो शख्स रात के 11 बजे सिर्फ इसकी ख्वाहिश पर आइसक्रीम पार्लर से इसके लिए आइसक्रीम लेने जा रहा था। क्या वो इससे इतनी मोहब्बत करने लगा था कि बजल के एक दफा कहने पर बगैर कोई बेजारी जाहिर के फौरन जाने के लिए खड़ा हो गया। तुम बैठो इधर, मैं अभी आता हूँ। अबान ने बजल को बैठने का इशारा किया और फिर खुद कमरे से बाहर निकल गए, जबकि बजल को अब नींद आने लगी थी। वैसे भी अबान को यहाँ से निकालने की एक वजह यह भी थी कि वो अबान की मौजूदगी में सही से सो ना पाती, और जब अबान कमरे में नहीं था तो वो सुकून से बेड पर बराजमान हो गई। अब ना जाने कब तक वो आइसक्रीम लेकर आता, तो बजल अब इसका इतनी देर वेट तो नहीं कर सकती थी। यही सोचते हुए वो बेड पर लेटने के साथ कंबल ओढ़कर सोने की कोशिश करने लगी। अभी इसे लेटे मुश्किल से 32 मिनट हुए होंगे जब अबान दरवाजा खोलने के बाद बेड तक आया और फिर खींचकर बजल का कंबल इसके मुंह से उतारा। सो क्यों रही हो, आइसक्रीम नहीं खानी क्या। अबान ने आंखें मूंदे लेटी बजल से पूछा, तो वो हल्की हल्की सी आंखें खोलकर इसे देखने लगी। आप इतनी जल्दी आ गए आइसक्रीम लेकर। बजल जमाई रोकर सीधी होकर बैठती हुई अबान से सवाल करने लगी, जिस पर वो हल्का सा मुस्कुराया और फिर आइसक्रीम की कोन इसे पकड़ाते हुए बजल के करीब ही बेड पर टिक गया।
यार अब किचन से यहाँ तक आने में तुम क्या चाहती हो? घंटों लगाऊं? ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट ही लगेंगे ना। आबान अभी भी मुस्कुरा रहा था जबकि बजल का दिमाग इसकी बात पर ठिठका। किचन से यहाँ तक मतलब आबान आइसक्रीम पार्लर नहीं गए? आप बाहर से आइसक्रीम नहीं लाए क्या? बजल अपना हाथ जो आइसक्रीम की कोन पर उतार रही थी रोकर आबान को देखते हुए इसे पूछने लगी, तो आबान भी मुस्कुराते हुए इसे जवाब देने लगा, यार क्या है ना कि मुझे पता था कि तुम कड़वी मेडिसिन खाकर कुछ मीठा जरूर खाओगी, इसीलिए मैंने अम्मी से पूछा कि तुम आइसक्रीम में कौन सा फ्लेवर पसंद करती हो। अम्मी ने जैसे ही बताया मैंने वैसे ही तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाकर फ्रिज में रख दी, और अब जब तुमने आइसक्रीम मांगी तो मैं फ्रिज से उठा कर ले आया। अबान ने तफसील से बजल को समझाया तो वो भी हल्के से स्माइल देकर फिर से अपने काम में मसरूफ हो गई। बजल अकेले अकेले आइसक्रीम खाने में मसरूफ थी। इसने एक हल्की सी भी सुलह अबान को न दी जिसे वो इसकी सारी आइसक्रीम ही खा जाता, मगर अबान को भी कहाँ आइसक्रीम में इंटरेस्ट था। वो तो बस आइसक्रीम खाने के साथ साथ इसे अपने मुंह पर लगाती बजल को देखने में मसरूफ था। आइसक्रीम से इसके होंठों के अलावा हाथ भी आइसक्रीम से भर चुके थे। न जाने किसी स्टाइल से खाती थी वो। अबान सोचकर मजीद मुस्कुरा पड़ा। क्या? हाँ, ऐसे घूरे क्यों जा रहे हैं आप मुझे? मैंने नहीं देनी अपनी आइसक्रीम, जाकर खुद नहीं ले लें। बजल आबान के मुसलसल घूरे जाने पर इसे बातें सुनाकर अपनी आइसक्रीम इससे छुपाने लगी, जबकि बजल के इस तरह करने से आबान ने जोर का एक कहा लगाया और फिर कितनी देर तक यूं ही हंसता रहा। क्या हुआ, सदमा तो नहीं लग गया आपको मेरे आपसे आइसक्रीम शेयर न करने का? बजल ने अजीब से नजरों से आबान को देखते हुए पूछा, जब मुसलसल हंसे ही जा रहा था और हंस हंसकर इसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। बजल को इस तरह देखने पर आबान ने अपने होठों को दबाते हुए खुद को मजीद हंसने से रोका और फिर से बजल को देखने लगा, जो अब जल्दी जल्दी खाकर अपनी आइसक्रीम खत्म करने वाली थी। क्या मसला है आपको? क्यों नजर लगा रहे हैं आप मुझे? बजल आबान के मुसलसल घूरने पर चिड़ी तो गई थी, तभी वो आबान पर गुस्से से बरसी, जिस पर आबान ने फिर से अपनी उमड़ आने वाली मुस्कुराहट छुपाई। वो तुम्हारे आइसक्रीम इधर लगी है। आबान ने बजल के चेहरे की तरफ उंगली से इशारा किया तो बजल आबान को घूरते हुए अपने चेहरे को हाथ से साफ करने लगी, मगर हाथों पर आइसक्रीम लगी होने की वजह से वो मजीद खुद का चेहरा खराब कर रही थी। इधर नहीं, होठों के पास लगी है, ध्यान से करो यार। मजीद 10वीं बार आबान ने बजल को गाइड किया, मगर बजल इस दफा भी अपना चेहरा साफ करने की बजाय खराब कर चुकी थी। क्या है, आप खुद कर दे साफ। कब से मुझे सिर्फ गाइड ही करे जा रहे हैं, इतना नहीं हो सकते कि खुद कर दे, कामचोर कहीं के। बजल तंग आकर अबान को ही बातें सुना गई, जबकि इसके ऐसा कहने पर अबान के चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ी। परमिशन दो, कर दूंगा साफ। कहीं तुम मुझे परमिशन तो नहीं दे रही खुद को टच करने की? अबान आंखों में ढेरों शरारत भरे बजल से मुखातिब हुआ। हाँ, दी परमिशन, करते साफ, मेहरबानी होगी आपकी। बजल ने भी बगैर अबान की आंखें पड़े उकताकर इसे इजाजत दे दी। जबकि इसकी इजाजत देने की देर थी, अबान तेजी से बजल की तरफ बढ़ा और फिर बजल की गर्दन में एक हाथ डालकर इसे बेड की पूंछड़ी से लगाने के बाद बजल के होठों पर लगी आइसक्रीम को अपने होठों से साफ करने लगा, जबकि बजल अबान के यूं छूने पर अपने आइसक्रीम भरे हाथों से अबान के कॉलर को अपनी मुट्ठियों में दबोच चुकी थी। यूं ही अमल चलने के कुछ मिनट बाद अबान बजल से अलग होकर वापस अपनी जगह पर आया तो बजल अभी तक आंखें बंद के इसी पोजीशन में बैठी थी, यानी अभी भी वो खुद को अबान की कुर्बत के हिसार में महसूस कर रही थी। जबकि बजल को यूं बैठे देखकर अबान धीरे से मुस्कुराया। वाह यार, इतनी टेस्टी आइसक्रीम तो मुझे आज तक नहीं लगी जितनी अभी लगी है। वैसे तुम्हें पता है बजल, मुझे चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर तुम्हारी ये आइसक्रीम खाकर मुझे तो इश्क हो गया है चॉकलेट फ्लेवर से। अबान बजल के होठों को फोकस किए हुए इससे बोला, जहां से काफी हद तक आइसक्रीम साफ हो चुकी थी। जबकि अबान की बात सुनते ही बजल फौरन वापस होश में आई और अपनी आंखें खोले अबान को देखने लगी, और बजल की खुद पर नजर पड़ते ही अबान ने इसे देखकर एक आंख दबाई, और बस अबान के ऐसा करते ही बजल तेजी से उठकर बेड से उठकर बाथरूम में घुस गई, और बजल के वहां से जाते ही अबान ने एक और जोर का कहा लगाया, जो बजल को बाथरूम में भी सुनाई दिया, जिससे बजल का चेहरा मजीद सुर्ख होने लगा। वो तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि अबान इस तरह आइसक्रीम साफ करेगा, वरना वो कभी इसे नहीं कहती। इसका दिल इस वक्त बहुत तेजी से धड़क रहा था और चेहरा हद दर्जा ब्लश कर रहा था। यूं ही धड़कते दिल से बजल अपने बाकी के चेहरे को साफ करने लगी, जबकि दिल में वो खुद को कोस रही थी कि काश वो पहले ही बाथरूम में आकर अपना चेहरा धो लेती। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। रेयान, बजल ये तुम हो क्या? रेयान बेड पर आड़ा तिरछा लेटा हुआ सो रहा था। अभी कुछ देर पहले ही वो मुकम्मल टुन होकर सोया था जब इसे किसी की नुस्वानी आवाज सुनाई दी, जो यकीनन इसे ही बुला रही थी। रेयान ने जैसे ही आवाज सुनी, वो फौरन उठकर बजल को पुकारते हुए इस आवाज का पीछा करने लगा। न जाने वो बजल को तलाश करते कौन सी जगह पर आ गया था जहां दूर दूर तक कोई वजूद नहीं था।
تھا تو صرف سناٹا اور اندھیرا، مگر اس کی پرواہ ریان شاہ کو کب سے ہونے لگی؟ وہ تو بس بزل بزل چیخے جا رہا تھا اور پاگلوں کی طرح ارد گرد دیکھتے ہوئے بزل کو ڈھونڈ رہا تھا، جب اسے ایک درخت کے پاس سرخ کپڑوں میں کوئی لڑکی کھڑی نظر آئی۔ وہ وجود نظر آتے ہی ریان نے اس طرف دوڑ لگا دی اور پھر تیزی سے اس لڑکی کا بازو پکڑا کر اس کا رخ اپنی طرف کیا تو خوشی سے ریان کی آنکھیں تیزی سے بھر گئی، جس وجہ سے وہ بزل کے چہرے کو دھندلا سا دیکھ پا رہا تھا۔ بزل، تم تم آ گئی ہو میرے پاس ہمیشہ کے لیے؟ اب دوبارہ پلیز مجھ سے دور مت ہونا۔ آئی نو میں بہت برا ہوں، بٹ ناؤ آئی ایکسپٹ اٹ۔ آئی فال ان کو ود یو۔ پلیز پلیز بزل میرے پاس رہو۔ آئی فال ان لو ود یو۔ ریان نے اپنے پاس کھڑی بزل کا ہاتھ پکڑ کر ایک جذب کے عالم میں اپنا حال دل اس سے بیان کیا، جب بزل نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا اور پھر اس سے دور جانے لگی۔ میں اب تمہاری کبھی نہیں ہو سکتی ریان، کیونکہ مجھ پر اب کسی اور کا حق ہے۔ تم نے کھو دیا مجھے ریان، ہمیشہ کے لیے۔ بھول جاؤ مجھے، بھول جاؤ ریان۔ بزل مسلسل ریان سے دور ہوتی جا رہی تھی، اس سے بول رہی تھی، جبکہ ریان بزل کی طرف تیزی سے قدم بڑھا رہا تھا۔ پلیز بزل، ایسا مت کہو، میرے پاس آ جاؤ بزل۔ تم صرف میری ہو، صرف میرا حق ہے تم پر اور ہمیشہ میرا ہی رہے گا۔ بزل رک جاؤ، تم میری ہو بزل۔ بزل! ریان ایک چیخ کے ساتھ نیند سے جاگا اور پھر لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے ارد گرد دیکھنے لگا، کیونکہ یہ منظر اس کے بیڈ روم کا تھا، یعنی وہ ایک خواب دیکھ رہا تھا جس میں اسے بزل نظر آئی تھی۔ تم میری ہو بزل، صرف میری۔ ریان ابھی بھی خواب کے زیر اثر بزل کو پکار رہا تھا، اب نہ جانے زندگی اور کیا کھیل کھیلنے والی تھی ان سب کے ساتھ۔ ارے او نکمی، اٹھ جا کر دروازہ کھول دے کام چور کہیں کی۔ سارا دن بس آرام کروا لو بس مہارانی سے۔ مومنہ کی ممانی جو کہ خود صوفے پر بیٹھی آرام سے شامی کباب کیچپ میں ڈوبا کر کھا رہی تھی، باہر دروازے کی گھنٹی کی آواز سن کر نہایت جڑ پن کے ساتھ مومنہ سے مخاطب ہوئی، جو کہ ابھی ابھی کپڑے دھو کر انہیں سوکھنے ڈال کر اب چاولوں کی تھال لیے بریانی بنانے کی تیاری کر رہی تھی۔ مومانی کی بات سن کر مومنہ نے ایک ٹھنڈی آ بھری اور پھر اٹھ کر اپنا دوپٹہ سر پہ صحیح سے لیتے ہوئے دروازہ کھول دیا، مگر سامنے موجود افراد کو دیکھ کر وہ شوق بھی تو رہ گئی تھی۔ السلام علیکم مومنہ، کیا حال ہے آپ کا؟ مومنہ کو شوق کھڑے دیکھ کر علمیر نے اسے مخاطب کرتے ہوئے اس کی توجہ حاصل کرنا چاہی، جس پر مومنہ اچھی خاصی شرمندہ ہو کر نظریں جھکانے کے بعد شازلین بیگم اور ان کے ساتھ کھڑے کبیر صاحب کو سلام کر کے اندر آنے کا راستہ دینے لگی، مگر علمیر کو جواب اس نے ابھی بھی نہیں دیا تھا۔ آپ سب بیٹھے ادھر، میں امی اور مومانی کو بلا کر لاتی ہوں۔ مومنہ علمیر سمیت باقی سب کو ڈرائنگ روم میں بیٹھانے کے بعد بغیر کسی پر نظر ڈالے بولتی ہوئی سیدھی شبانہ بیگم کے پاس گئی اور انہیں علمیر اور اس کے والدین کے آنے کی خبر دی۔ علمیر کے بارے میں تھوڑا بہت مومنہ نے شبانہ بیگم کو بتا دیا تھا کہ وہ مومنہ کا باس ہے، مگر اب شبانہ بیگم یہ سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ بھلا علمیر اپنے والدین کے ساتھ ان کے گھر کیوں آیا ہے۔ خیر جو بھی مقصد ہوتا اس کے آنے کا وہ کچھ دیر میں معلوم ہو ہی جانا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے شبانہ بیگم مومنہ کو چائے، شامی کباب اور دیگر لوازمات لانے کو بولتی ہوئی خود ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑی اور مومنہ اپنے سلوٹ زدہ لباس پر ایک نظر ڈال کر کچن میں گھس گئی۔ السلام علیکم آنٹی، آپ یقیناً مومنہ کی امی ہیں، صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ علمیر نے اٹھ کر اپنا سر شبانہ بیگم کے آگے کرتے ہوئے انہیں سلام کیا اور پھر انہیں صوفے پر بیٹھاتے ہوئے ان سے پوچھا۔ شبانہ بیگم نے بہت پہلے تو نہایت شفقت سے علمیر کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر مسکرا کر ہاں میں گردن ہلائی، یعنی اسے مومنہ کی امی ہونے کا جواب دیا، اور پھر شازلین بیگم کے ساتھ بیٹھے کبیر صاحب کو سلام پیش کیا، جس کا جواب انہوں نے خوش اسلوبی سے دیا۔ آپ بتائیں بہن، کیسے آنا ہوا؟ مومنہ نے بتایا تھا مجھے کہ اس کے باس آئے، لیکن علمیر بیٹے کا اس طرح اپنے والدین کے ساتھ یہاں آنے کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ شبانہ بیگم نے سیدھی سیدھی بات کی، کیونکہ وہ اس سے بات سے ڈر رہی تھی کہ کہیں ان کی بھاؤج یہاں آ کر کوئی ڈرامہ نہ شروع کر دے۔ جی بہن، ہم اسی سلسلے میں یہاں بات کرنے آئے ہیں۔ اصل میں ہمارے بیٹے علمیر کو آپ کی مومنہ بہت پسند ہے اور وہ اس سے شادی کی خواہش ظاہر کر رہا ہے، اسی وجہ سے ہم یہاں آپ سے مومنہ کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس آپ مومنہ بچی کا رشتہ دے دیں ہمیں۔ شازلین بیگم نے انتہائی تحمل سے اپنے آنے کی وجہ بیان کی، جس پر شبانہ بیگم کی تو مانو خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ اسی بات کا علم جب ڈرائنگ روم میں داخل ہوتی مومنہ کی ممانی کو ہوا تو وہ اپنے اجڑ پن کا ثبوت دینے لگی، یعنی اندر گھستے ہی نان اسٹاپ شروع ہو گئی۔ معاف کرنا بہن جی، مگر مومنہ کا رشتہ پہلے سے ہی میرے پتر سے طے ہے، تو یہ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کمبخت نے آپ کے پتر پر کیا ڈورے ڈالے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ میرے پتر کی منگیتر ہے اور کل مومنہ کا ویاہ ہے میرے پتر سے، تو آپ اپنے پتر کا ویاہ کہیں اور کر لیں اور جی چلتے بنے یہاں سے۔
शबाना बेगम अपने भाउज के मुंह से मोमिना के लिए ऐसे अल्फाज सुनकर गुस्से से लाल पीली हुई। साथ ही साथ अलमीर भी गुस्से से भर गया, मगर इससे पहले अलमीर कुछ बोलता, इससे शबाना बेगम की आवाज सुनाई दी। आप डेट बता दे भाई साहब, कब करना है मोमिना और अलमीर का निकाह? मैं तब मोमिना को रुखसत कर दूंगी। शबाना बेगम ने पल भर में अपनी बेटी की जिंदगी का फैसला कर लिया, क्योंकि वो अरसलान जैसे आदमी के लिए इतने कदरदान लोगों को इनकार नहीं कर सकती थी। और वैसे भी वो ये देख देख कर सुबह शाम फुर्ती रहती थी कि मोमिना के साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है। तो फिर शादी के बाद तो इसका जीना ही तो भर कर दिया जाता। इसीलिए उन्होंने अलमीर के रिश्ते के लिए हाँ कर दी। जबकि इनके फैसले से मोमिना की मुमानी को तो मानो आग ही लग गई थी। तभी उन्होंने बगैर मेहमानों का लिहाज किए मोमिना के साथ शबाना बेगम को भी घर से निकलने का रास्ता दिखा दिया। ये सुनते ही अलमीर, जो इतनी देर से अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, फौरन उठा और शबाना बेगम का हाथ थामकर मोमिना की मुमानी को जताता हुआ बोला, चले आंटी, आपका या मोमिना का इस घर के किसी भी फर्द से अब कोई ताल्लुक नहीं रहा, क्योंकि इन जैसे बेहिस लोगों को आपकी कदर ही नहीं है। अब से आप और मेरी आनी है। अब से आप मेरी आनी है, यानी मॉम की बहन। इस हैसियत से आप हमारे साथ रहेंगी। और प्लीज आनी, बात मान लें क्योंकि आपको इनकार करने नहीं दूंगा। आप जाकर मोमिना को बुलाएं, हम अभी जा रहे हैं यहाँ से। अलमीर ने शबाना बेगम को कहने के साथ एक नजर कब से खामोश बैठे अपने वालिदैन पर डाली, यानी इनसे कहा हो कि वो इसका साथ दे इस फैसले पर। अलमीर की इजाजत तलब नजरों का मतलब समझकर कबीर साहब ने हल्का सा सर हिलाकर इसका हौसला बढ़ाया, जबकि शाहजीन बेगम भी अपने बेटे और शौहर के फैसले पर मुतमईन थी। अब खड़ी तमाशा क्या देख रही हैं? आ तो गया है तेरा कुछ लगता तो अंकल अभी अपनी चहेती को लेकर इसके साथ मेरे घर से और दोबारा और अपनी ये मनुष्य शक्ल न दिखाना। मोमिना की मुआनी ने इंतहाई नफरत से खामोश खड़ी शबाना बेगम से कहा, तो अलमीर ने एक सख्त निगाह इन पर डालने के बाद शबाना बेगम के हाथ को हल्का सा दबाया, यानी इन्हें भरोसा दिलाया कि वो इनका साथ कुछ बुरा कभी नहीं होने देगा। बहन जल्दी जाए और मोमिना बेटी को ले आए, हम अभी चल रहे हैं यहाँ से। शाहजीन बेगम ने भी शबाना बेगम की तसल्ली करवानी चाहिए, तो वो खामोशी से मोमिना को लेने चल पड़ी। अब और कोई रास्ता जो नहीं बचा था, तो उन्होंने अलमीर पर भरोसा करना ही सही समझा। मोमिना ने शबाना बेगम के फैसले पर बहुत एतराज जाहिर किया। वो पहले तो शॉक्ड ही रह गई थी, ये सुनकर के अलमीर इससे शादी की ख्वाहिश जाहिर कर रहा है। मगर फिर अपनी मुमानी का घर से निकाल देने और शबाना बेगम के समझाने के बाद वो अलमीर के साथ इनके घर चली आई। अलमीर ने इन्हें फिलहाल गेस्ट रूम में रहने को कहा था और कल की डेट निकाह की फिक्स कर ली थी, क्योंकि वो जल्द अज जल्द मोमिना के साथ शबाना बेगम की हैसियत को भी मजबूत बनाना चाहता था। मोमिना मुकम्मल खामोश थी। इसे बस अपने नसीब और अल्लाह के फैसले पर भरोसा था, यानी इसके साथ वही होता जो इसके लिए बेहतर होता। तभी इसने सब कुछ होने दिया जो कुछ हो रहा था। मगर अलमीर की खुशी देखने वाली थी। इसी खुशी का इजहार करने के लिए इसने बजल को कॉल की, जो कि फौरन ही पिक कर ली गई। अस्सलाम वालेकुम बजल, कैसी है मेरी गुड़िया? अलमीर खुशी से चहका तो बजल भी मुस्कुराने लगी। मैं तो बहुत क्यूट हूँ, आप बताएं भाई, किस बात की इतनी खुशी है? कहीं मेरी भाभी तो नहीं मिल गई आपको? बजल शरारत से बोली, क्योंकि अलमीर ने इसे ये बात बता दी थी कि इसे फिर से मोहब्बत हो गई है, मगर ये नहीं बताया था कि वो सोनिया की बहन है। हाँ ना गुड़िया, मिल गई मुझे मेरी मोहब्बत, और कल मैं इसे निकाह कर रहा हूँ। अलमीर की खुशी संभलने नहीं संभल रही थी, जबकि इस खबर से अब बजल का दिल नाचने को कर रहा था। हाँ सच्ची भाई, कल निकाह है आपका और मैं अभी आ रही हूँ आपके पास। और खबरदार अगर आपने मेरे आने से पहले निकाह किया, वरना आपकी दुल्हन किडनैप कर लेनी है मैंने। बजल ने हंसते हुए धमकी दी, तो अलमीर ने भी वादा कर लिया कि वो इसके बगैर निकाह नहीं पढ़वाएगा। दो तीन बातें और करने के बाद बजल ने कॉल काटी और फिर जोर का कहकहा लगाकर खुशी से गोल गोल घूमने लगी। जबकि अचानक से कमरे में दाखिल होता अबान बजल को यूं हंसने के साथ घूमते देखकर खुद भी मुस्कुराने लगा। फिर कुछ सोचते हुए वो बजल की तरफ बढ़ा और इसके कमर में हाथ डालकर इसे घूमने से रोका, जिसका नतीजा ये निकला कि बजल का सर जोर से अबान के सीने से टकराया और साथ ही इसकी एक हल्की सी चीख निकली। क्या हुआ बजल, तुम चीखी क्यों? अबान ने तड़प कर बजल का चेहरा ऊपर करते हुए इससे पूछा, तो बजल ने रोने वाला चेहरा बनाकर अपने सर की तरफ इशारा किया, जहाँ पट्टी बंधी थी। ओह सॉरी यार, मेरा ध्यान ही नहीं गया। ज्यादा तो नहीं लगी तुम्हें? आबान बजल को बेड पर बैठाते हुए इसके जख्म को देखकर इसे सवाल करने लगा, जिस पर बजल ने नफी में सर हिलाकर इसके परेशानी कम की। वेट, मैं ड्रेसिंग कर देता हूँ, तुम्हारे और जख्म भी चेक कर लेता हूँ। अबान ने बोलने के साथ ही साइड टेबल की दराज में पड़ी फर्स्ट एड बॉक्स निकाली और फिर कैंची से बजल की पुरानी पट्टी काट कर खोलने लगा। अबान अपने काम में मसरूफ था जब इसे अचानक से बजल की आवाज सुनाई दी, मुझे अभी इस्लामाबाद जाना है। बजल ने संजीदा चेहरे के साथ अबान से बात की, जबकि बजल की इस बात पर अबान का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। तुम मुझे छोड़कर जा रही हो बजल?
میں نے کیا تمہیں اتنا تنگ کیا ہے کہ تم مجھے معافی نہیں کر سکتی اور دور جا رہی ہو مجھ سے ہمیشہ کے لیے؟ ابان کا لہجہ انتہائی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، جبکہ بزل کے سر کے اوپر سے گزر گئی ابان کی بات کہ آخر وہ کہہ کیا رہا تھا۔ جاؤ بزل، اگر تم واقعی میں مجھ سے دور جانا چاہتی ہو تو رہ لو اپنے گھر والوں کے ساتھ، میں چھوڑ دوں گا تمہیں۔ ابان نے کرب سے بغیر بزل کو دیکھے بات کی اور پھر بزل کی ڈریسنگ جو وہ ساتھ ساتھ کر رہا تھا مکمل کر کے وہاں سے جانے لگا۔ جب بزل نے تیزی سے لپک کر اس کا ہاتھ پکڑا، کیا کہہ رہے ہیں آپ ابان؟ میں کیوں چھوڑوں گی آپ کو؟ میں نے ایسا کرنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی، مجھے موت قبول ہے مگر آپ کی جدائی نہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ابان کہ آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ میں کتنی محبت کرتی ہوں آپ سے؟ قسم اللہ کی اگر کبھی آپ نے مجھے چھوڑا نا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ ابان کی بات سے سیکنڈوں میں بزل کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی، تبھی وہ بھرائی ہوئی آواز میں ابان سے مخاطب ہوئی، جبکہ بزل کی طرف کمر کیے کھڑے ابان نے جب اس کی آواز میں نمی کے ساتھ اس کی خودکشی کی بات سنی تو فوراً پلٹ کر بزل کو اپنے سینے سے لگا کر اسے چپ کروانے لگا، جو اب زور زور سے رونے لگی تھی۔ بزل یار کیا ہے، مذاق کر رہا تھا، مجھے پتا ہے کہ المیر کا کل نکاح ہے، ابھی آنی نے کال کی تھی، یہی بات میں تمہیں بتانے روم میں آیا تو تم گول گول گھومے جا رہی تھی، اسی لیے میں نے تمہیں تنگ کرنے کا ڈرامہ کیا تھا، مگر تم ہو کہ سیریس ہی ہو گئی۔ میں تو کبھی تمہیں چھوڑوں گا نہیں اور تمہیں میں کبھی خود کو چھوڑنے دوں گا نہیں۔ میں نا بڑے عجیب ٹائپ کا بندہ ہوں، جو چیز میری ہوتی ہے نا اسے میں ہمیشہ اپنا ہی رکھتا ہوں، کبھی کسی کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ تو بھول جاؤ تم کہ تمہیں ابان حیدر سے کبھی چھٹکارا ملے گا، ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہنا ہے تمہیں، بھلا ہنسی خوشی رہو یا پھر رو دھو کر، مجھے تو تم دونوں طرح سے ہی کیوٹ لگتی ہو مائی پرنسس۔ ابان نے اپنی بات مکمل کرنے کے ساتھ بزل کی پیشانی پر کس کیا اور پھر یوں ہی سے اپنے سینے سے لگائے ہلکا ہلکا تھپکی لگانے لگا۔ ویسے بزل، ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے جو تمہیں اسلام آباد جا کر ملے گا، جو ہم دونوں کے لیے بہت بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ابان نے شوخی سے بزل کو اپنے اور اس کے ولیمے والی بات جو المیر کے ولیمے کے ساتھ ہی رکھا گیا تھا سرپرائز کا نام دے کر بتائی، جس پر سوائے مسکرانے کے بزل نے کوئی ریئیکٹ نہ کیا، تو ابان بھی بزل کو اسی طرح اپنے سینے سے اپنے ساتھ لگائے کھڑا رہا۔ اس کے لیے تو یہ دنیا کا حسین ترین پل تھا، پھر چاہے اسے عمر بھر ہی اس طرح کیوں نہ کھڑے رہنا پڑے۔ یہ منظر تھا ایک اندھیرے کمرے کا، جہاں کا سامان سارے کا سارا زمین بوس ہو چکا تھا۔ انہی بے ترتیب چیزوں کے درمیان ریان شاہ زمین پر لیٹا اپنی محبت کا ماتم منا رہا تھا۔ وہ ریان شاہ جس کی پرسنالٹی پر ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی مرتی تھی، آج اسی ریان شاہ کی حالت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ بکھرے بال، الجھے میلے کپڑے، جس کی شرٹ زمین پر ہی گری تھی، یعنی وہ صرف جینز پہنے ہوئے تھا۔ سرخ سوجی ہوئی آنکھیں جو اس کے مسلسل جاگے رہنے کی علامت تھی، کمزور سا سیاہ پردہ چہرہ، یہ وہ ریان تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اس ریان شاہ کی حالت قابل رحم تھی۔ ایک لڑکی کی محبت میں وہ کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ اسے صرف اس بات کا گلٹ تھا کہ وہ اپنی محبت کا قتل خود اپنے ہی ہاتھوں سے کر چکا تھا، یہی گلٹ اسے بار بار ٹارچر کرنے کا باعث بن رہا تھا۔ پچھلے 2 دن سے وہ خود کو کمرے میں بند کیے ہوئے تھا، اب اس کی زندگی کی روٹین صرف ڈرنک کرنا اور بزل کو شدت سے یاد کرنا ہی تھی۔ کئی بار تو وہ خود کو ختم کرنے کا بھی سوچ چکا تھا، مگر اتنی ہمت وہ خود میں نہ پاتا۔ ابھی بھی وہ زمین پر بے ترتیب لیٹا اپنے پاس گرے واز کا ٹکڑا اٹھا کر غور سے دیکھے جا رہا تھا کہ کسی احساس کے تحت پھر سے اس نے خود کو مارنے کی غرض سے وہ واز کا ٹکڑا لے جا کر اپنی گردن پر رکھا اور ہلکا سا دبایا۔ اس وقت کتنا کرب، کتنی اذیت تھی ریان کے چہرے پر، جو اگر کوئی دیکھ لیتا تو یقیناً ریان کی تمام اذیت ختم کرنے کا سوچتا، مگر اس کا تھا ہی کون جو اس کے بارے میں سوچتا؟ وہ تو ہمیشہ اکیلا ہی تھا۔ بچپن میں جب وہ 5 سال کا تھا تب ماں چھوڑ کر خل کے حقیقی سے جا ملی اور باپ کو اپنی ہی عیاشیوں سے فرصت نہیں ملی تھی۔ دولت کی کوئی کمی نہ ہونے کی بنا پر ریان بھی بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ بگڑتا گیا۔ اس کے لیے کسی کی فیلنگز، کسی کی عزت، کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ ماں کا سکھایا گیا سبق جو کہ اسے نیک بنانے کے لیے تھا، وہ تو ریان کب کا بھول کر شیطانی کاموں میں پڑ چکا تھا۔ 7 سال پہلے اس کے باپ کا بھی کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، تب ریان USA میں MBA کر رہا تھا، تب وہ صرف جنازہ پڑھوانے تک پاکستان آیا اور پھر سے USA چلا گیا۔ اب 5 سال پہلے اس نے تمام بزنس جو کہ اس کے باپ کا تھا وہ خود سنبھال لیا تھا، تب تک تمام مینیجرز ہی نہ جانے کتنا لاس کر چکے تھے، مگر اس بات کا ریان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اکلوتا ہو کر اتنا پیسہ اس نے کرنا بھی کیا تھا۔ اسی لیے اب تک وہ بھی اپنے باپ کی طرح دولت پر عیاشی کر رہا تھا، جب اسے ایک دن بزل نظر آئی جو پہلی نظر میں ہی اسے اپنا دیوانہ کر گئی تھی۔ مگر ریان اپنی محبت جو اسے پہلی نظر میں بزل سے ہو گئی تھی، اسے صرف وقتی اٹریکشن سمجھ کر بزل کو حاصل کرنے کی جد و جہد کرنے لگا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بزل کو ہمیشہ کے لیے خود سے دور کر بیٹھا، اور اب وہ بزل کے بغیر خود بھی جینا نہیں چاہتا تھا۔
इसी सोच के जेर असर रेयान ने दरवाज के टुकड़ा का दबाव कुछ और बढ़ाया, जिससे इसकी गर्दन में दर्द की एक ठेस उठी। इससे पहले कि वो मुकम्मल खुद को खत्म कर लेता, क्योंकि अब इससे और ये अजियत बर्दाश्त नहीं हो रही थी, वो आज खुद को मारने का हतमी फैसला कर चुका था। इसके मोबाइल ने बजना शुरू कर दिया। पहले तो रेयान ने ध्यान दिए बगैर खुद को मारने का अमल जारी रखा, मगर फिर मोबाइल के मुसलसल रिंग करने पर किसी एहसास के तहत इसने बेड पर पड़ा मोबाइल हाथ बढ़ाकर उठाया तो अननोन नंबर देखकर इसने कॉल इग्नोर कर दी। मगर फिर जब तीसरी बार कॉल आई तो रेयान ने बेजारियत चेहरे पर लाए कॉल अटेंड कर ली। अस्सलाम वालेकुम, रेयान शाह बात कर रहे हैं क्या? रेयान ने कॉल पिक की तो इसे किसी की भारी मगर इम्प्रेसिव आवाज सुनाई दी, जो सुनकर रेयान ने भी इसे हाँ में जवाब दिया। मैं आपका पार्टनर अलमीर बात कर रहा हूँ। असल में आप कभी ऑफिस नहीं आए, इस वजह से हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं ये तो जानता हूँ कि डैड ने आपको पार्टनर बनाया है, तो यकीनन आप में कुछ खास ही होगा। मुझे बहुत शौक था आपसे मिलने का, मगर खैर अब तो मुलाकात हो ही जाएगी। आज मैंने आपका नंबर बहुत मुश्किल से हासिल किया, क्योंकि मुझे आपको इनवाइट करना है अपनी शादी पर। मैंने सारे ऑफिस वर्कर्स को इनवाइट किया, तो आपको तो बुलाना फर्ज था मुझ पर। आई विश कि आप भी आए मेरी शादी पर, कल निकाह है मेरा। तो आप आ रहे हैं ना? अलमीर कुछ जरूरत से ज्यादा ही खुश था, तभी रेयान को जबरदस्ती अपनी शादी में आने का इसरार कर रहा था। दूसरी तरफ रेयान शाह ने अब तक मुकम्मल खामोशी से अलमीर की बात सुनी और फिर इसे आने का बोलकर कॉल काटने के बाद मोबाइल वापस इस जगह पर रख दिया। रेयान को नहीं मालूम था कि इसने क्यों अलमीर को इनकार नहीं किया। शायद इसलिए कि वो बजल का भाई था, इसकी बजल का भाई, जिससे वो दीवानों की तरह दीवानों से बढ़कर भी मोहब्बत करता था। यह अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था, जिस वजह से वो कल के दिन अलमीर के घर जा रहा था। रेयान ने सुन होते दिमाग से एक बार फिर अलमीर की बातों पर गौर किया तो इसे बजल की शिद्दत से याद आनी शुरू हो गई। बजल। रेयान ने कर्ब से बजल का नाम जेरे लब दोहराया, तब तक इसकी आंखें भी फिर से बरसने को तैयार हो गई थी। और ये कोई अब की बार नहीं था। वो सुबह शाम दाढ़े रो रहा था, तड़प रहा था बजल के लिए, और अब भी वो अपने इसी फेल में मसरूफ हो चुका था। बजल, अबान और उज़मा बेगम शाम की फ्लाइट से इस्लामाबाद पहुंचे थे। फिर इन्हें कबीर मेंशन आते आते रात हो गई। जैसे ही गाड़ी कबीर मेंशन में आकर रुकी, वैसे ही बजल ने तेजी से दरवाजा खोला और फिर भागकर घर में दाखिल हुई। इसे इस वक्त मोमिना से मिलने की बहुत बेचैनी थी, क्योंकि वो ये जानना चाहते थे कि अलमीर की चॉइस आखिर है कैसी। मगर घर में इंटर होते ही कबीर साहब और शाजमीन बेगम समेत अलमीर ने भी सबसे पहले बजल के सर पर बंधी पट्टी देकर इसे सवालों की बौछार कर दी, जिसका जवाब बजल ने नॉर्मल से अंदाज में दे दिया कि वो स्लिप हो गई थी, तभी ये चोट लगी। मगर फिर भी इन सब की तसल्ली करवाते करवाते वो काफी थक गई थी। भाई भाभी कहाँ हैं? बजल ने मैसेज टाइप करके अलमीर के नंबर पर सेंड किया, जिस पर अलमीर ने मुस्कुराकर बजल के बेजार चेहरे को देखा, जिस पर थकावट के आसार भी वाज़ेह थे, और फिर गेस्ट रूम लिखकर सेंड कर दिया। मैसेज रिसीव होते ही बजल जल्दी से उठी और सबको इस स्माइल देते हुए गेस्ट रूम की तरफ बढ़ी। मगर जैसे इसने मोमिना को देखा और फिर इससे बात की, तो वो तो मानो मोमिना की फैन हो गई। बजल ने हमेशा से ही अलमीर के लिए ऐसी लड़की तस्वुर की थी जो इससे मोहब्बत कर सके, जिससे अलमीर की कदर हो, और मोमिना तो इसकी सोच से बढ़कर खूबियों की हामिल थी। बजल के मोमिना की पर्सनालिटी से इम्प्रेस हो जाने की वजह भी यही बात थी। मगर बजल बाहर काफी देर बैठने और सबकी तसल्ली करवाती हुई काफी थक गई थी, जिस बिना पर वो मोमिना से कुछ देर बात करके फौरन अपने कमरे में दाखिल हो गई। कुछ सफर की थकावट और कुछ बजल मेडिसिन खाने के बाद जो वो फ्लाइट में ही खा चुकी थी, वो रात को जल्दी सो गई, जबकि अबान और उज़मा बेगम बातों में मसरूफ रहे। अब रात के 11 बज चुके थे जब कबीर साहब सबको सोने का कहकर खुद भी उठ खड़े हुए। रात के इस पहर अबान को अलमीर की होने वाली बीवी को देखना मुनासिब न लगा, तभी वो भी सोने की गर्ज से अपने कमरे में दाखिल हुआ। तो सबसे पहली नजर अपनी बेड पर होश व हवास से बेगाना सोई बजल पर पड़ी, जो खुद तो आराम और सुकून से सो रही थी, मगर किसी की नींदें उड़ाने का बाज बनी हुई थी। इस वक्त वो सफेद टी शर्ट के साथ सफेद ही शॉर्ट्स पहने हुए थी। अगर वो कंबल ओढ़े होती तो फिर भी अबान को कुछ फील न होता, मगर यहाँ तो बजल साहबा का कंबल आधा जमीन को छू रहा था और आधा वो पैरों की तरफ धकेल चुकी थी, जिससे इसका नाजुक वजूद वाज़ेह दिखाई दे रहा था और अबान को कोई गुस्ताखी करने पर उकसा रहा था। इसी एहसास के तहत अबान मुसलसल नजरों को बजल के वजूद पर गाड़े बेड तक आया और फिर धीरे से खुद भी बेड पर चढ़कर गौर से बजल को देखने लगा। बजल के नाजुक सफेद बाजू, जिसे वो चेहरे के पास ले जाकर सिरहाने के गिर्द लपेटे हुए थी, टी शर्ट पहने होने की वजह से कांधों तक नजर आ रहे थे। अबान गौर से इसके बाजुओं को देखने लगा, जहां इसे कोहनी के पास एक तिल नजर आया, जो अबान को तो बहुत अच्छा लगा। बेखुदी की कैफियत में अबान ने अपने होठों को इस तिल पर रखा और साथ ही बजल की टी शर्ट
जो कुछ ऊपर होकर इसका सफेद पेट वाजे कर रही थी, कुछ और ऊपर करके बजल की कमर को अपने हाथ से पकड़कर बजल की कमर कुछ ऊपर करके अपने बाजू मुकम्मल बजल की कमर के गिर्द लपेट चुका था, और फिर साथ ही वो बजल के बाजू पर से अपने होंठ हटाकर इसकी गर्दन पर मौजूद तिल को अपने लबों से छूने लगा। आबान का लम्स अपने जिस्म पर महसूस करके बजल नींद में हल्का सा कुसमुसाई, जैसे नींद में इसे ये मदाखलत कुछ खास पसंद ना आई हो। वो मेडिसिन के जरिए असर अब तक उठी नहीं थी, वरना आबान के इस तरह छूने पर अब तक वो यकीनन जाग चुकी होती। शायद इसी बात का फायदा आबान भी उठा रहा था, मगर जब आबान ने बजल को कसमसाते हुए देखा तो अपने हवासों में वापस लौटा, जो कि वो कुछ देर पहले बजल को देखकर भूल चुका था, और फिर बजल की नींद का एहसास करते हुए धीरे से खुद बजल से अलग हुआ, जिसका वो बिल्कुल इरादा नहीं रखता था, और फिर उठकर कंबल बजल पर सही से देने के बाद इसे अपने नजरों के असर में रखे अपनी आने वाली जिंदगी का तस्वुर करने लगा, जो कि परसों इनके वलीमे के बाद ही स्टार्ट होने वाली थी। साहब, बाहर कोई रैयान शाह आए हुए हैं आपसे मिलने। मैंने इन्हें ड्राइंग रूम में बैठा दिया है, आप जाकर मिल लें। सुबह के 9 बजे का वक्त था जब अलमीर मोमिना को निकाह का ड्रेस देने खुद गेस्ट रूम की तरफ जा रहा था। इसी बहाने वो मोमिना को देखना चाहता था, जो वो एक दिन से देख नहीं पाया था, मगर इससे पहले वो मोमिना के कमरे में दाखिल होता, रास्ते में इसे सदफ ने बुलाकर रैयान के आने की इत्तला दी। ओके, तुम ऐसा करो, ये ड्रेस दे आओ मोमिना को, और याद से इससे पूछ लेना किसी और चीज की जरूरत तो नहीं। अलमीर ने उतरे हुए चेहरे से सदफ को ड्रेस पकड़ाकर इसे हिदायत दी, और फिर खुद ड्राइंग रूम की तरफ कदम बढ़ाने लगा। अस्सलाम वालेकुम रैयान शाह, क्या हाल है आपका? अलमीर ने जैसे ही ड्राइंग रूम में कदम रखा तो वहां हमसे होलिये में बैठे रैयान शाह को देखकर इसे मुखातिब हुआ, जबकि किसी की आवाज सुनकर चौंकते हुए रैयान ने अपने बाएं जाने देखा और फिर उठने के साथ हल्का सा मुस्कुराते हुए सलाम का जवाब दिया, मगर हाल अपना वो फिर भी ना बता सका। आखिर बताता भी क्या, वो जिंदगी तो बराए नाम गुजार रहा था। निकाह मुबारक हो आपको अलमीर कबीर बाजवा। सॉरी, मैं निकाह में शिरकत नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए अभी आपको विश करने आ गया। आई होप आपको बुरा नहीं लगा होगा। अब मैं चलता हूँ, मुझे कहीं जाना है। रियान ने अलमीर से मुसाफा करने के बाद अपनी वापसी का कहा तो अलमीर ने इसे एक कप चाय पीने की ऑफर की। अलमीर के इसरार करने पर रियान भी दोबारा सोफे पर बैठकर गौर से अलमीर को देखने लगा। वो काफी हद तक बजल से मुशाबिहत रखता था, बजल की तरह सुर्ख और सफेद रंगत, ब्राउन आंखें और 60 टन हुई पलकें। अभी रैयान अलमीर का जायजा लेने में ही मसरूफ था जब इसे कोई नुस्वानी आवाज सुनाई दी, और ये आवाज तो रैयान शाह लाखों आवाजों में भी पहचान सकता था। बजल। रैयान ने जेरे लब बजल को पुकारते हुए अपनी नजरें बाएं जानिब की तो इसे लगा कि वो कोई ख्वाब देख रहे हैं जो कि इसे तकरीबन रोज ही आते थे। कितनी दुआएं मांगता था वो हर दफा कि ये ख्वाब हकीकत में बदल जाए, मगर हमेशा वो नींद से जाकर कर्ब से रो देता। और अब बजल को अपने सामने मौजूद अलमीर से लड़ाई करते देखकर रियान को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। बेयकीनी से मुंह खोले बगैर पल के झपकाए वो देखे बजल को देखे जा रहा था, जो अलमीर को मुसलसल बातें सुनाई जा रही थी, जबकि अलमीर मुस्कुराते हुए इसे समझाने की कोशिश कर रहा था। काफी देर तक बजल को देखने के बाद जब रैयान को इस बात का यकीन हो गया कि ये कोई ख्वाब नहीं है, बजल सच में इसके सामने मौजूद है, तो वो होश और हवास में लौटते हुए इनकी बातों पर गौर करने लगा, जबकि दिल तो इसका कर रहा था कि खींचकर बजल जो अपने सीने से लगा ले, और इसी तरह न जाने कितनी देर वो इसी कैफियत में रहे। मगर अब वो कोई बेवकूफी नहीं करना चाहता था, तभी सिर्फ बातें सुनना ही इसने बेहतर समझा। दैट इज नॉट फेयर भाई, यू नो कि आज तक मैंने आपसे हर बात शेयर की है, हर सीक्रेट बताया है आपको, और आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। क्या हो जाता आपको मुझे बता देते तो? आप सब तो पता नहीं मुझे और कितना लाइल में रखना चाहते थे। ये तो मेरी खुशकिस्मती थी कि मैंने मॉम डैड की बातें सुन ली। इतनी बड़ी बात छुपाने से पहले एक दफा भी आपको मेरी फीलिंग्स का एहसास नहीं हुआ। अभी मैंने शॉपिंग भी नहीं की है और आप कल मेरा वलीमा कर रहे हैं। अब पता चला मुझे कि अबान कौन से सरप्राइज की बात कर रहे थे। आई हेट यू भाई, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। बजल बगैर इर्द गिर्द ध्यान दिए कि कोई इसकी बातें सुनने के साथ किस कदर तेज में आ चुका है, बस अपने ही कहे जा रही थी, जब अलमी ने रेयान की मौजूदगी में बजल का यूं सामने आ जाने पर इसे बहलाते हुए वहां से भेजना चाहा। बजल गुड़िया, आप जाओ, मैं अभी आपसे आकर बात करता हूँ, और फिर आप जो कहोगी मैं वही करूंगा। इनफैक्ट जो सजा दोगी वो भी मंजूर होगी, मगर फिलहाल आप यहाँ से जाओ अभी। अलमीर ने बजल की मन्नत करके इसे ड्राइंग रूम से बाहर निकाला तो बजल गलती से भी एक नजर रेयान पर डाले बगैर वहां से चली गई, जबकि रेयान इन सारी बातों को सुनकर इस कदर गुस्से से भर चुका था कि कुछ भी बोले बगैर तेज से उठा और बाहर की तरफ चल पड़ा। जिस लड़की का इंतजार वो पागलों की तरह कर रहा था, इसके एक बार मिल जाने की लाखों दुआएं कर चुका था, वो इसे मिली भी तो कब, जब वो किसी और के निकाह में थी और कल अपना वलीमा करने वाली थी, वो भी कैप्टन अबान हैदर से, जो यकीनन इसकी मोहब्बत था। बजल, तुम्हें सिर्फ मेरा होकर रहना है और तुम मेरी होकर ही रहोगी।
क्योंकि तुम रेयान शाह की मोहब्बत हो और अब तुम्हें अपना किस तरह करना है ये रेयान शाह अच्छे से जानता है। रेयान शाह ने तेजी से अपने दिमाग में प्लान करते हुए अपनी गाड़ी कबीर मेंशन से बाहर रोड पर डाल दी। अब इसे इंतजार था तो कुछ घंटों का, फिर तो वो अपनी मोहब्बत के करीब होता। आज अलमीर का निकाह था, यानी इसका स्पेशल डे। और बजल साहिबा आज के दिन भी अलमीर से मिन्नतें करवाने और अपने लाड पूरे करवाने के बाद अपने कमरे में दाखिल हुई थी। कमरे में कदम रखते ही सबसे पहली नजर इसकी वहां खड़े अबान पर पड़ी, जो इसे बिल्कुल रेडी नजर आया। सफेद स्टाइलिश कुर्ता शलवार के ऊपर ब्लैक वास्केट पहने वो कहीं का शहजादा ही तो लग रहा था। बजल दीवानावार इसे बगैर पल के झपकाए देखती रही। होश तो इसे तब आया जब अबान ने इसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई। ऐसे न मुझे तुम देखो, सॉरी ये एक सॉन्ग है, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छिपा लूंगा। आबान ने शोखी से गुनगुनाते हुए बजल के नजरों के हिसार में लिए इसे छेड़ा तो वो नजरें चुराते हुए खुद को नॉर्मल जाहिर करने की कोशिश करने लगी। आप रेडी हो भी गए? काफी जल्दी है आपको तो। बजल नॉर्मल से लहजे में अबान से सवाल करती हुई खुद भी ड्रेसिंग रूम की तरफ चल पड़ी। जब इसे अबान की आवाज सुनाई दी तो वो रुककर इसकी बात सुनने लगी। हाँ यार, जल्दी तो है, बहुत ज्यादा, मगर कल के दिन की। आज तो इसलिए जल्दी रेडी हुआ हूँ ताकि सब तैयारियां वगैरह खुद देख सकूं, कहीं कोई कमी ना रह जाए। और वैसे भी 2 घंटे ही तो बचे हैं निकाह होने में। तुम जल्दी करो और रेडी होकर नीचे आओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे बगैर ही अलमीर निकाह कर ले। अबान बजल के चेहरे को फोकस करते हुए मजाक किया, जबकि बजल, जो कि अबान की पहली बात का मतलब समझकर ब्लश कर रही थी, अब नजरें चुराते हुए खुद को नॉर्मल करने लगी, क्योंकि वो ये बात अबान पर जाहिर नहीं कर सकती थी कि इसे कल के सरप्राइज का इल्म हो चुका है। अब वो अबान को सरप्राइज देने का प्लान कर चुकी थी। ऐसा कभी नहीं होगा भाई, मेरी गैर मौजूदगी में निकाह कर ही नहीं सकते, इस बात की आप टेंशन न ले। बजल ने अपनी अहमियत अबान पर वाजे की और फिर अकड़ कर चलती हुई ड्रेसिंग रूम में घुस गई। बजल के वहां से जाते ही अबान इसकी बातों पर मुस्कुराते हुए खुद पर परफ्यूम छिड़कने के बाद तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। बजल ब्लैक फ्रॉक पहने बिल्कुल रेडी अपने होठों पर डीप रेड लिपस्टिक लगा रही थी जब आसिफ इसके कमरे में दाखिल हुआ। मैडम जी, अबान साहब आपको घर की पिछली तरफ बुला रहे हैं, कहा है कि कोई बहुत जरूरी बात करनी है इन्हें। आसिफ ने रेयान की सिखाई गई बात आकर बजल से कर दी, जिस पर बजल ने कुछ हैरानगी से आसिफ की तरफ देखा और फिर लिपस्टिक ड्रेसिंग टेबल पर रखकर बगैर कुछ सोचे समझे इसके पीछे चल पड़ी, जो कि इसकी बहुत बड़ी गलती थी। इसे ये तो सोचना चाहिए था कि अबान क्यों इसे घर की बैक साइड पर बुलाएगा, मगर बजल अगर इन छोटी छोटी बातों पर गौर कर लेती तो आज ये सब ना होता जो होने वाला था। मैं जी चलता हूँ, आप बात सुन ले, इनकी शादी का घर है, मुझे बहुत सारे काम करने हैं अभी। आसिफ घर से बाहर निकलते ही बजल से बोला और फिर तेजी से दोबारा घर में घुस गया, जबकि बजल ने अब भी इसका घबराना नोट न किया और खुद बैक साइड की तरफ कदम बढ़ाने लगी। आबान, कहाँ हैं आप? सामने आए वरना मैं वापस जा रही हूँ। बजल ने गौर से हर तरफ का जायजा लिया, मगर इसे आबान वहां कहीं भी नजर न आया तो वो आबान को बुलाने लगी कि अगर आबान इससे मजाक कर रहा है तो इस धमकी पर सामने आ जाएगा। आबान, आप आ रहे हैं या मैं जाऊं? बजल को काफी देर तक कोई नजर न आया तो वो चिढ़कर एक दफा फिर बोली, जब इसे अपने पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। बजल ने जब ये आवाज सुनी तो मुस्कुराते हुए खुद को दाद देने लगी कि इसकी धमकी का आबान पर असर हुआ है। मगर ये क्या, इससे पहले कि वो पलटती किसी ने क्लोरोफॉर्म से भरा रुमाल इसके मुंह पर रखा और बजल कुछ सेकंड में ही बेहोश हो गई। बेहोश होकर किसी का मजबूत बाजुओं में झूल गई। बजल के बेहोश होते ही रेयान ने इसे अपनी बाजुओं में उठाया, जबकि इसकी नजर बजल के चेहरे पर ही जमी थी। वो बगैर इर्द गिर्द देखे बस सीधे चले जा रहा था। बहुत कोशिश के बावजूद भी इसकी नजर बजल के चेहरे से हटने से इनकार कर रही थी। इसी तरह बजल को उठाए वो अपनी कबीर मेंशन के बाहर गाड़ी तक आया और फिर रेयान शाह ने दरवाजा खोलकर आराम से बजल को गाड़ी की बैक सीट पर लेटाया और फिर खुद फ्रंट सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। रेयान शाह ये काम किसी से भी करवा सकता था, मगर वो अपनी बजल पर किसी की नजर तक पड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिर भला कोई इसे छूता कैसे? इसी वजह से वो खुद कबीर मेंशन आया और बजल को उठाकर गाड़ी में लेटाने के बाद गाड़ी भी खुद ही ड्राइव की। मोहब्बत में इंसान बहुत हसास हो जाता है। इसी बात का असर अब रेयान शाह पर भी हुआ था। आबान को कमरे से गए हुए 1.5 घंटा हो गया था, मगर अभी तक बजल नीचे हॉल में नहीं आई थी। सब मेहमानों से कबीर मेंशन भर चुका था। यहाँ तक कि मौलवी साहब भी तशरीफ ले आए थे और निकाह पढ़वाने की तैयारी कर रहे थे। आबान, बजल नहीं आया अभी तक। मौलवी साहब कब से निकाह पढ़ाने का कह रहे हैं, मगर अलमीर है कि बजल का पूछ रहा है। तुम्हें पता तो है वो बजल को बगैर निकाह नहीं करवाएगा। तुम प्लीज जाकर बजल को बुला लाओ। हम पहले तब तक मोमिना से निकाह पढ़वाने जा रहे हैं, फिर बाद में अलमीर निकाहनामे पर साइन कर देगा।
आबान बेचैनी से बजल का वेट कर रहा था और अब तो इसे परेशानी भी होने लगी थी। तभी वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था ताकि बजल को देख सके, जब इसे शाज़मीन बेगम ने पीछे से मुखातिब किया। जी आनी, मैं वहीं जा रहा हूँ, आप जाकर भाभी के साइन करवाएं, मैं बजल को लेकर अभी आता हूँ। आबान ने शाज़मीन बेगम को तसल्ली दी, मगर इसके दिमाग में मोमिना का नाम सुनकर सोनिया की बहन मोमिना का अक्स घुमा, क्योंकि एक दफा सोनिया को घर ड्रॉप करते हुए इसने मोमिना को देखा था। लेकिन मोमिना नाम तो किसी का भी हो सकता है। यही सोचते हुए अबान ने बात इग्नोर कर दी और तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगा। एक तो ये लड़की भी कितनी देर लगाती है तैयार होने में। अबान ने मुंह में बड़बड़ाते हुए कमरे का दरवाजा खोला और फिर सारे कमरे में बजल को ना पकड़ इसे आवाजें देने लगा, मगर बदले में इसे सिवाय खामोशी के और कुछ ना मिला। कहाँ चली गई ये लड़की? नीचे देखता हूँ, शायद अलमीर के पास हो। अबान सोचने के साथ ही वापसी के लिए कदम उठाने लगा, जबकि बजल का सोचकर वो काफी परेशान हो चुका था। अलमीर कबीर वल्द कबीर बाजू, आपका निकाह मोमिना रजा वल्द रजा अहमद से सिक्का रायजुल वक्त 1 करोड़ रुपए किया जा रहा है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? आबान, जो पूरे कबीर मेंशन में बजल को तलाश कर चुका था मगर वो इसे कहीं नहीं मिली, तो वो बजल के लापता होने को बताने के लिए जैसे ही हॉल में दाखिल हुआ, वहां अलमीर का निकाह पढ़वाया जा रहा था। मोमिना के साइन करवाने के बाद अब अलमीर की बारी थी। मौलवी साहब ने जैसे ये अल्फाज अदा किए, तो अबान जो बजल को बताने यहाँ आया था, ये अल्फाज समाज में पढ़ते ही शॉक्ड रह गया। होश तो इसे तब आया जब अलमीर ने इसे मुतवज्जा किया। अबान, बजल नहीं आई क्या? अलमीर मौलवी साहब को कोई जवाब दिए बगैर चेहरे पर परेशानी के तासुरात लाए आबान से सवाल कर रहा था, जबकि अलमीर की बात सुनते ही आबान फौरन होश में वापस आया और फिर अलमीर को गौर से देखने लगा। तुम देखना सोनी, मोमिना को बहुत अच्छा लड़का मिलेगा जो कदर के साथ मोहब्बत भी करेगा इससे। अलमीर की बात सुनते हुए अबान के दिमाग में अपनी ही कई बातें घूमी, और अलमीर बेशक मोमिना के लिए बिल्कुल परफेक्ट था, और सबसे बढ़कर वो मोमिना से मोहब्बत करता था। मोमिना का फ्यूचर अलमीर के साथ कितना ब्राइट होता, ये सोचकर ही अबान के चेहरे पर स्माइल फैल गई। अबान, कहाँ है बजल यार? मौलवी साहब निकाह पढ़वा रहे हैं। अलमीर परेशानी पर बल डाले अबान से एक बार फिर मुखातिब हुआ, तो अबान, जो अलमीर और मोमिना के ब्राइट फ्यूचर का सोच सोच कर खुश हो रहा था, वापस हॉल में लौटा। हाँ, वो आ जाएगी, तुम जाकर निकाह कंप्लीट करो, सब तुम्हें ही देख रहे हैं। अबान ने नॉर्मल से अंदाज में अलमीर की तसल्ली करवानी चाहिए, क्योंकि अबान मोमिना को जल्द अज जल्द अलमीर की हमसफर बनाना चाहता था, और वो ये भी समझ चुका था कि अलमीर बजल के बगैर निकाह नहीं करवाएगा। लेकिन मोमिना को किस बात की सजा मिलती, इसलिए वो बजल के लापता होने की खबर एक दफा छुपा गया। ऐसे कैसे निकाह करवा लूं यार, बजल क्या सोचेगी? वो तो नाराज हो जाएगी मुझसे। अलमीर ने अपनी मजबूरियां बयान की, तो अबान भी बजल को सोचकर परेशान होने लगा, मगर चेहरे पर इसने कोई तासुर नहीं आने दिया। बजल की फिक्र तुम मत करो, मैं इसे समझा दूंगा, तुम बस निकाह करवाओ यार, क्यों ड्रामा क्रिएट कर रहे हो? मेहमान क्या सोचेंगे? जाओ जल्दी। अबान ने अलमीर का कंधा थपक कर इसे जाने को कहा, लेकिन बजल है कहाँ? अलमीर जाने से पहले एक बार फिर से बोला, तो अबा ने नजरें चुराने लगा। बताता हूँ, पहले तुम निकाह कंप्लीट करो यार। मोमिना को किस बात की सजा दे रहे हो? वो क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में? अबान के मुंह से मोमिना का जिक्र सुनकर अलमीर शॉक्ड सा हो गया। एक लफ्ज तक इसके मुंह से अदा न हुआ, बल्कि ख्वाह मख्वाह शर्मिंदा से होने लगा वो। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच मोमिना को अपनाने के लिए। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं कितना खुश हूँ। मुझे हमेशा से मोमिना और आंटी की परवाह थी। मैंने ढूंढा भी इन्हें, मगर वो वहां से जा चुकी थी। मगर तुमने इन्हें सहारा दिया, मोमिना से निकाह करने का सोचा, इसे नाम दिया अपना। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा। आबान ने जब अलमीर को खामोश खड़े देखा, तो इसे अपने गले लगाकर इसकी शर्मिंदगी मिटाने लगा, जबकि अलमीर आबान की बातें सुनकर अपने दिल में सुकून उतरता हुआ महसूस कर रहा था। जाओ, अब सब कब से वेट कर रहे हैं तुम्हारे जवाब का। अंकल और आनी भी तुम्हें ही देख रहे हैं। बजल की तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। अलमीर को अबान की बातें कुछ अजीब सी लगी, मगर इस वक्त वो खुद बहुत जल्दी में था, क्योंकि हॉल में मौजूद सभी लोग इसके जवाब का ही वेट कर रहे थे। तभी वो अबान को एक स्माइल देकर तेजी से वापस अपनी जगह पहुंचा। जी कबूल है। अलमीर सोफे पर बैठते ही मौलवी साहब से मुखातिब हुआ, और फिर इसके साइन करते ही सब अलमीर को मुबारकबाद देने लगे, जिसे अलमीर भी एक हल्की सी स्माइल के साथ लेते हुए सबको थैंक्स कहता रहा। मगर इसकी नजर अभी भी वहां संजीदा और परेशान से खड़े अबान पर थी। रात के 9 बज रहे थे, सारे मेहमान जा चुके थे, तो अलमीर के साथ कबीर साहब और शाजमीन बेगम भी अबान के कमरे में दाखिल हुए, क्योंकि अबान कब से अपने कमरे में ही मौजूद था और बजल अभी तक किसी से मिलने नहीं आई थी। अबान, बजल कहाँ है? तुम क्या छुपा रहे हो हमसे? अलमीर ने चेहरे पर संजीदगी लाए सर्द लहजे में अबान से पूछा, जो फोन पर किसी से महू गुफ्तगू था। अलमीर की बात सुनते ही अबान ने कॉल काटी और फिर बेड पर बैठकर इन सबको देखने लगा, जो इसे ही बेचैनी से देख रहे थे। बजल घर में नहीं है, गायब है वो, किसी को कुछ नहीं पता। मैं अभी पुलिस से ही बात कर रहा था, वो कह रहे हैं कि किडनैपिंग केस है, आप फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह सुबह तक मिल जाएगी वो।
अबान सबकी तसल्ली करवा रहा था जबकि खुद इसका दिल डूबा जा रहा था। ये सोच इसे अंदर ही अंदर खत्म कर रही थी कि अगर बजल को कुछ हो गया तो वो कैसे रहेगा इसके बगैर। अभी तो अपनी गलतियों का इजाला भी नहीं कर पाया था। क्या मतलब कि गायब है बजल? ऐसे कैसे किसी ने इसे हमारे घर से किडनैप कर लिया? मुझे बहुत टेंशन हो रही है कबीर। मेरी बच्ची ना जाने किस हाल में होगी। शाजनीन बेगम अपने दिल पर हाथ रखे कबीर साहब से मुखातिब हुई, जो शॉक्ड से किसी गहरी सोच में मुब्तला थे। मॉम डोंट वरी, हमारी बजल को कुछ नहीं होगा। मैं कुछ करता हूँ। अबान चलो पुलिस स्टेशन, सिर्फ कॉल करने से वो कुछ नहीं करेंगे। अलमीर बोलते हुए कमरे से बाहर जाने लगा तो अबान भी तेजी से इसके पीछे लपका। कोई है यहाँ पर? देखे प्लीज, मेरी बात सुने, मुझे जाने दे यहाँ से प्लीज। आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? क्यों किया है मुझे किडनैप? जब से बजल को होश आया था वो खुद को एक अंधेरे कमरे में अकेला कुर्सी से बंधे हुए पाकर वो जोर जोर से चीख रही थी ताकि जिस किसी ने इसे किडनैप किया है वो अपनी डिमांड बताकर इसे यहाँ से भेज दे। मगर इतनी देर तक चीखने चिल्लाने के बाद भी इसे यहाँ पर किसी की मौजूदगी का एहसास नहीं हो रहा था। इसे ऐसे लग रहा था जैसे इस सुनसान जगह में वो अकेली मौजूद हो, किसी जी रूह का नामो निशान भी ना हो। ना जाने ऐसी कौन सी जगह थी वो जहां इसके इतने चीखने चिल्लाने के बाद भी कोई इसकी मदद को नहीं आया था। प्लीज जाने दो मुझे यहाँ से, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा आपका। आप जानते नहीं है कि कौन हूं मैं? कैप्टन अबान हैदर हस्बैंड है मेरे। वो छोड़ेंगे नहीं आपको। बजल एक बार फिर गला फाड़कर जोर से चीखी, मगर बदले में इसे फिर वही मुकम्मल खामोशी मिली। अब तो इसका गला भी दुखने लगा था और आवाज भी फट सी गई थी। मगर अब जो भी था, इसे यहाँ से तो जाना ही था। तभी वो मुसलसल चीखे जा रही थी। कोई है? जवाब तो दे, क्यों लाए हैं मुझे यहाँ? क्या चाहिए आपको? तुम? तुम्हें चाहता हूँ मैं। इससे पहले कि बजल एक बार फिर चीखती, इसे अपने करीब किसी की पुरस्कार सी आवाज सुनाई दी। न जाने वो शख्स कब से इसी कमरे में इसके साथ मौजूद था, जिसे अंधेरा होने के बाद वो देख नहीं सकी थी। और वो शख्स, वो भी तो मुकम्मल खामोश बैठा इसे एहतजाज करते और चीखते चिल्लाते हुए सुन रहा था, मगर बोल कुछ नहीं रहा था। तभी बजल इस शख्स की मौजूदगी को महसूस नहीं कर सकी। कौन है आप? बजल कांपती हुई अब बहुत धीमी आवाज में इर्द गिर्द देखते हुए बोली, मगर नजर इसे कुछ भी नहीं आ रहा था क्योंकि अंधेरा ही इतना था। जबकि वो शख्स शायद अब चलते हुए इसके पीछे खड़ा हो चुका था, क्योंकि इसके जूतों की आवाज वो अपने बहुत करीब से महसूस कर रही थी। तुम्हारा आशिक, जो सिर्फ तुम्हें पाना चाहता है। एडिकेट हो गया हूँ तुम्हारे बगैर गुजारा ही नहीं, तभी तो तुम्हें ले आया हूँ यहाँ अपने पास, ताकि खुद ही जिंदा रह सकूं। वो शख्स हल्का सा झुककर बजल के कान के पास बोल रहा था, जबकि इसके मुंह से आने वाली शराब की स्मेल से बजल को उबकाई आ रही थी। इसके अलावा अपने इतने नजदीक इस शख्स की मौजूदगी से अलग इसकी जान जा रही थी। तुम सिर्फ मेरी हो बजल, इसलिए तुम्हें हमेशा मेरे साथ ही रहना है। रियान शाह की पहली तुम जिद थी, मगर अब जिंदगी का मकसद हो। गलती मेरी ही थी बजन, जो तुम्हारे लिए अपने दिल में मौजूद मोहब्बत को समझ नहीं सका। सिर्फ वक्ती अट्रैक्शन समझता रहा और इसे और तुम्हारी कुर्बत को हासिल करने की जिद्दोजहद करता रहा। अगर सीधे सीधे तुमसे शादी का कहता कबीर बाजुआ को, तो वो मुझे इनकार नहीं करता और ना तुम्हें मुझसे दूर भेजता, जिससे ना तो तुम किसी और की होती और न मैं इतना तड़पता। रैयान ने बजल के कांधे पर दबाव डालकर इसे समझाया कि वो सिर्फ इसकी है और कितना तड़पा है वो इसकी हिज्र में। और फिर बोलने के साथ साथ चलते हुए बोर्ड की तरफ गया और लाइट जला दी, क्योंकि अब वो और बजल को अंधेरे में नहीं रखना चाहता था। आखिर वो अपनी बजल को देख जो नहीं पा रहा था, जबकि बजल को इसकी आंखों में अचानक से अपनी आंखों में अचानक से पड़ती रोशनी से इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी इसे ये बात सुनकर हुई कि इसके डैड सब जानते थे, फिर भी उन्होंने बजल को कुछ नहीं बताया। जिससे और कुछ नहीं तो वो मोहतात तो हो जाती। बट नाउ आई एक्सेप्ट इट, आई रियली लव यू बजल। बजल अपनी सोचों में मसरूफ थी जब रैयान वापस आकर बजल के हाथों को रस्सियों से आजाद करके इसके सामने घुटनों के बल बैठकर बजल का हाथ थाम चुका था और साथ अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर रहा था। वो जिससे बजल फौरन वापस होश में आई, मगर कोई एहतजाज नहीं किया। इरादा रैयान का मकसद जानने का था। अभी भी देर नहीं हुई बजल, तुम अभी भी मेरी हो सकती हो। रियली यार, बहुत अजियत बर्दाश्त किया मैंने तुम्हारे हिज्र में। हमेशा खुद को टॉर्चर करता रहा। ये गिल्ट मुझे जीने नहीं देता था कि मैंने खुद तुम्हारा एक्सीडेंट करवाकर तुम्हें खुद से बहुत दूर कर दिया है। लेकिन देखो, मेरी दुआएं कबूल हो गई। वो कोई और लड़की थी जो मर गई थी एक्सीडेंट में, क्योंकि तुम तो जिंदा हो, मेरे सामने मौजूद हो। तुम्हें छू सकता हूँ मैं। अब तुम मेरे छूने से गायब नहीं होगी, जैसे हर बार मेरे ख्वाब में हो जाती थी। तुम फिक्र नहीं करो, निकल जाओगी यहाँ से, क्योंकि आज शाम चले जाएंगे हम दोनों यूएसए, हमेशा के लिए। फिर वहां जाकर तुम तलाक ले लेना अपने इस कजिन से और हम दोनों शादी कर लेंगे। फिर तुम होगी फिर फिर सिर्फ तुम होगी और हमारा ब्राइट फ्यूचर। रियान शाह अब अपने एक हाथ से बजल के गले को छूते हुए सरगोशी नुमा आवाज में इससे बात कर रहा था।
जबकि दूसरे हाथ को वो अभी भी बजल के हाथों पर रखे हुए था। अजीब सा जुनूनी अंदाज था रियांशा का। ना जाने वो अब आगे बजल के साथ क्या करने वाला था। यही बात सोच सोचकर इसकी जान निकल रही थी, क्योंकि वो यहाँ अकेले इस शख्स के रहमो करम पर थी, जो वाकई में कोई साइको इंसान था। मगर बजल को हिम्मत नहीं हारनी थी। इसे बस यहाँ से निकलकर सबको हकीकत बतानी थी कि सोनिया की मौत एक एक्सीडेंट नहीं, बल्कि बजल समझकर इसे जान से मारा गया था। रेयान अभी भी बजल के हाथों को पकड़े इसे दीवाना वार देखे जा रहा था, और बजल भी अब खुद को पुरसुकून जाहिर करने लगी थी। वो ये तो समझ चुकी थी कि इसके सामने मौजूद शख्स टोटली साइको है, जिस पर बजल के चीखने चिल्लाने से सिर्फ इसे गुस्सा ही आएगा, और गुस्से में वो ना जाने बजल के साथ क्या कर जाता। इसलिए बजल अब इससे मोहब्बत का ड्रामा करने का सोच रही थी, ताकि इसका भरोसा जीत सके और फिर यहाँ से भाग सके। आपने कहाँ देखा तो मुझे? बजल ने लहजे में मिठास भरे रेयान से सवाल किया, तो रेयान के चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ी। साथ ही वो बजल को एयरपोर्ट वाला वाकया सुनाने लगा, और फिर एक एक बात इसने बजल को बताई। ओह, तो यानी आपको मुझसे फर्स्ट साइट लव हुआ है, ग्रेट। बजल खुशी से चहकती हुई बोली, जिस पर रेयान भी मुस्कुराने लगा। वैसे मैंने कभी रियल लाइफ में किसी को इतनी मोहब्बत करते नहीं देखा जितनी आप करते हैं मुझसे। काश काश आप मुझे पहले मिल गए होते। खैर कोई बात नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी हम एक हो सकते हैं। मैं तो खुद डैड के फोर्स करने पर अबान से निकाह कर बैठी हूँ, लेकिन ना तो मैं इन्हें पसंद करती हूँ और ना वो मुझे। वो तो अपनी सोनिया से ही लव करते हैं, जो कि आपने एक्सीडेंट में मरवा दी थी। खैर छोड़े इन बातों को, और बताए ना कि आपको मुझ में और क्या चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने का बास बनी थी। बजल रैयान को मोहब्बत भरी नजरों से देखती हुई ड्रामा कर रही थी। कोई कह ही नहीं सकता था कि वो ये सब ड्रामा कर रही है। इतनी ही अच्छी एक्टिंग कर रही थी वो। जबकि बजल के यूं इकरार पर रैयान का तो मानो खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा। तुम्हारी आंखें और होंठ, ये मुझे बहुत अट्रैक्ट किए थे जब तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था। तभी वो बजल को मोहब्बत लुटाती नजरों से देखते हुए बोला, और साथ ही अपना मोबाइल निकालकर बजल को इसकी तस्वीरें दिखाने लगा, जो कि बजल की फेसबुक पर लगाई हुई तस्वीरें थी। वाह, कितनी मोहब्बत करते हैं ना आप मुझसे। किस तरह आपने मेरी तस्वीरें अपने मोबाइल में संभाल कर रखी हैं। आई एम सो लकी, रियली। बजल मोहब्बत का ड्रामा करके रेयान को बेवकूफ बना रही थी, और वो बन भी रहा था, वो साइको। वरना वो वरना ये तो सोचता कि इतनी जल्दी कोई लड़की जिसे इसने किडनैप किया था, वो इससे मोहब्बत कैसे कर सकती है। मगर ड्रिंक होने की वजह से इसका दिमाग काम ही कब कर रहा था। आप प्लीज मुझे पानी दे सकते हैं, सच में बहुत प्यास लगी है। बजल ने रेयान का मोबाइल पकड़कर अपनी तस्वीरें देखते हुए इसे वहां से भेजना चाहा, इसीलिए इससे पानी मांगा। तो रेयान भी इसे मोबाइल पकड़ाकर खुद पानी लेने चला गया। बेवकूफ शख्स था वो, विलेन पता नहीं कैसे बन गया। रेयान के वहां से जाते ही बजल ने तेजी से मैसेज टाइप किया, और इसे अबान के नंबर पर सेंड करने के बाद वो मैसेज डिलीट कर दिया। और जब तक रेयान वापस पानी का गिलास लेकर कमरे में आया, तो बजल फिर से पिक्स खोले बैठी इन्हें गौर से देख रही थी। आपके पास तो मेरी सारी पिक्स है। बजल ने रेयान से गिलास पकड़ते हुए इसे मुखातिब किया, जिस पर रेयान मुस्कुराने के साथ अपना मोबाइल बजल से लेकर इसके पास दोबारा घुटनों के बल बैठ गया। तुम मेरे तुम मेरे लिए क्या हो, ये मैं खुद भी नहीं जानता बजल। बस इतना पता है कि मेरी जिंदगी का वाहिद रिश्ता तुम ही हो। तुम्हें पाकर खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। प्लीज बजल, हमेशा मेरे पास ही रहना, कभी मत छोड़ना मुझे, वरना मुझे तुम्हारी जुदाई से आसान मौत लगती है। इसे ही चुनूंगा मैं। रैयान एक जज्ब के आलम में बजल को देखते हुए बात कर रहा था, जबकि बजल को इसकी ये बातें बहुत दुखी कर रही थी। वो कैसे धोखा दे रही थी इसे। हाँ वो साइको था, मगर किसके लिए? बजल के लिए ही। रेयान की तकलीफ का अंदाजा वो इसकी आंखों और लहजे से महसूस कर सकती थी। एक अजीब सा गिल्ट फील हुआ बजल को, रेयान को यूं बेवकूफ बनाकर। मगर वो भी क्या करती, वो एक शादीशुदा लड़की थी, और आबान मोहब्बत है इसकी, तो फिर वो कैसे आबान से दूर रह सकती थी। आबान को पाकर खो देने का हौसला तो इसमें भी नहीं था। तभी वो खुद गर्जी से काम लेती हुई खुद को सही साबित करने लगी, और दिल ही दिल में रैयान के लिए पैदा होने वाले गिल्ट को खत्म करने लगी। जबकि वो पागल शख्स बजल के हाथों को थामे अब इसकी गोद में अपना सर रख चुका था, तो बजल भी बर्दाश्त से काम लेते हुए ये सब सहने लगी। लेकिन वो शिद्दत से अबान को याद कर रही थी, और दुआ कर रही थी कि वो जल्द से जल्द यहाँ आकर इसे बचा ले, रैयान शाह जैसे साइको शख्स से। सुबह के 4 बज रहे थे जब आबान और अलमीर कबीर मेंशन में दाखिल हुए। सारी रात वो बजल को अपनी कोशिशों से ढूंढते रहे थे, क्योंकि पुलिस स्टेशन जाकर इन्हें वही घिसी पिटी लाइन सुनने को मिली थी कि 24 घंटे वेट कर ले, क्या पता बजल खुद से कहीं गई हो और चंद घंटों बाद खुद ही वापस आ जाए। ये बात आबान को गुस्सा तो बहुत दिला गई थी, और आबान गुस्से में इंस्पेक्टर पर चिल्लाया भी था,
और इसे मुंह बंद रखने को कहा, मगर फिर अलमीर आबान को जबरदस्ती अपने साथ वहां से ले आया, क्योंकि अलमीर अब सिर्फ बजल को ढूंढना चाहता था, ना कि कोई और पंगा लेना। सुबह के 4 बजे तक वो दोनों बजल को सड़कों पर तलाश करते रहे, जबकि इसका कोई फायदा नहीं होना था। वो ये बात जानते भी थे, फिर भी अपनी एक कोशिश करने में क्या जाता, मगर जैसे कि इन्हें पहले ही मालूम था ये कोशिश नाकाम ही रहेगी। तभी अब वो वापस कबीर मेंशन में इंटर हुए और सीधा कबीर साहब के कमरे में दाखिल हुए, तो इन्हें कबीर साहब अपनी उम्र से बढ़कर बूढ़े लगने लगे। कुछ घंटों में ही वो सदियों के बीमार लग रहे थे, जो बेड पर लेटे छत को घूरे जा रहे थे, जबकि शाज़ीन बेगम सर पर दुपट्टा लिए तस्बीह कर रही थी। इसके अलावा शाज़ीन बेगम के पैरों की तरफ मोमिना परेशान सी बैठी दुआएं कर रही थी, जबकि कमरे में मौजूद सोफों पर शबाना बेगम के साथ उस्मा बेगम बैठी कुछ पढ़ने में मसरूफ थी। यानी बजल के मिलने की दुआएं शिद्दत से जारी थी। फिर भला वो मिलती कैसे नहीं, कुछ पता चला बजल का? आबान और अलमीर को कमरे में दाखिल होते देखकर शाज़ीन बेगम ने सवाल किया, जिस पर कब से खामोश लेटे कबीर साहब ने भी अलमीर और आबान को उम्मीद भरी नजरों से देखने लगे, मगर बदले में अलमीर ने नफी में गर्दन हिलाई और फिर कबीर साहब के कदमों की जानिब बेड पर बैठ गया, जबकि आबान इनके सामने पड़े सोफे पर उस्मा बेगम के करीब जाकर टिक गया। मोमिना ने एक नजर आबान पर डाली और फिर सर झुका गई। अलमीर ने निकाह पढ़वाते ही इसे सब बता दिया था कि अबान इसका बहनोई है, जबकि बदले में मोमिना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोश रही। तो अलमीर भी इसे अकेले सोचने और समझने के लिए छोड़ दिया, ताकि वो सही फैसला कर सके, जो कि इसे उम्मीद थी कि मोमिना करेगी, और वो बेशक एक समझदार लड़की थी। किसने किया है मेरी बच्ची को किडनैप? वो तो किसी को जानती भी नहीं है पाकिस्तान में, फिर भला कैसे कोई इसे किडनैप कर सकता है? मुझे कुछ नहीं पता अलमीर, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। तुम सुन रहे हो? कुछ भी करो, बस बजल को वापस ले आओ। शाज़मीन बेगम रोती हुई अलमीर से बोली तो मोमिना उठकर इन्हें तसल्ली देने लगी, जबकि इनकी बात से कबीर साहब के सुन हुए दिमाग में फौरन रैयान का अक्स लहराया। एक वही तो था जो बजल के लिए पागल था, वही तो जानता था बजल को पाकिस्तान में, मगर इसे कैसे पता चला बजल का? वो तो इसे मुर्दा समझ रहा था। अभी कबीर साहब इन्हीं सोचों में घिरे हुए थे जब अबान के मोबाइल की रिंग बजी। शायद इसे किसी का मैसेज आया था। अबान ने बेजारियत से अपना मोबाइल निकाला और फिर जैसे ही मैसेज ओपन किया तो इसे इसकी आंखों की पुतलियां फैलती चली गई। अबान, डैड के पार्टनर रैयान शाह ने मुझे किडनैप किया। मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, शायद इसके घर में। आप लोकेशन पता लगवा लें। जल्दी आए अबान, मुझे बहुत डर लग रहा है। रैयान एक साइको शख्स है, ना जाने वो क्या कर जाए। बसल का मैसेज पढ़ते कुछ देर के लिए तो अबान साकित रह गया, मगर फिर तेजी से अपने होश में वापस आकर उठते हुए कबीर साहब के कदमों में बैठा और इनके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए इन्हें देखने लगा। बजल का मैसेज आया है अभी। रैयान शाह आपका पार्टनर, इसने किडनैप किया मेरी बजल को। मैं अभी जा रहा हूँ बजल को वापस लाने। आप परेशान नहीं हो, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं इस खब्बीस को, छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करूंगा इसके नापाक वजूद को। अबान सुर्ख होती आंखों से कबीर साहब के सफेद पड़ते चेहरे को देखकर दांत पीसते हुए बोला और फिर उठकर जाने लगा। जब कबीर साहब ने अबान का हाथ दोबारा से थामा, पूछोगे नहीं कि रैयान ने बजल को क्यों किडनैप किया? कबीर साहब सब सच बताने का इरादा कर चुके थे, तभी अबान से मुखातिब हुए, जबकि अबान के साथ कमरे में मौजूद तमाम अफराद की तवज्जो का मरकज अब कबीर साहब हो चुके थे। जिस दिन बजल कनाडा से वापस आई थी, कबीर साहब ने एक एक बात सच सच बता दी, जो वो कब से अपने अंदर छुपाए बैठे थे। यहाँ तक कि उन्होंने सोनिया की मौत की बात भी नहीं छुपाई, जबकि इनके खामोश होने के बाद कमरे में गहरा सन्नाटा छा चुका था। सब अपनी अपनी सोचों में गुम थे, और अबान, इसका हाल तो ऐसा हो चुका था जैसे अभी जमीन पर गिर जाएगा। मुझे माफ कर दो बेटे, मेरी गलती की वजह से सोनिया फौत हो गई। न मैं बजल को तुम्हारे घर रहने के लिए छोड़ता और न सोनिया की मौत होती। कबीर साहब ने जब अबान की ऐसी हालत देखी तो रोते हुए इससे माफी मांगने लगे, जबकि अबान की बात सुनकर फौरन पलटा और फिर लहू रंग आंखों से उन्हें देखते हुए मुखातिब हुआ। इसमें आपका या बजल का कोई कसूर नहीं है अंकल। सोनिया की जिंदगी ही इतनी थी, मगर वजह वो रैयान बना। इसके हर जुर्म की सजा अबान हैदर देगा इसे। एक एक पल जो इसने आपको तड़पाया, टेंशन दी, बजल पर बुरी नजर रखी, मेरी बजल को किडनैप करने की जुर्रत की, हर एक जुर्म की सजा इसे आज मिलेगी। आप परेशान नहीं हो, बजल का मुहाफिज, इसका शौहर अभी जिंदा है, जैसे रैयान जैसे फिरौन से बचाने की हिम्मत और हौसला दोनों रखता है। मैं आता हूँ बजल को लेकर, खुदा हाफिज। अबान ने पहले कबीर साहब का गिल्ट खत्म किया, फिर सबको तसल्ली देते हुए अपना मोबाइल उठाकर कोई नंबर टाइप करने लगा, जबकि इसके हर अंदाज से इंतहाई गुस्सा और इंतहाई जुनूनियत झलक रही थी। वो आज रैयान का कत्ल करके ही दम लेता, मगर अलमीर ऐसा कभी नहीं होने देना चाहता था। यही सोचते हुए वो भी अबान के साथ जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। सुबह के 11 बज रहे थे जब रैयान के घर की घंटी बजी। रैयान कुछ देर पहले ही बजर को नाश्ता करवाकर अभी से बातें कर रहा था। घर के सारे मुलाजमिन को वो फारिग कर चुका था, क्योंकि अब पाकिस्तान तो इसने रहना नहीं था।
फिर मुलाजिमिन को रखने का मतलब? अचानक घंटी की आवाज सुनकर रेयान चौंक कर बजल को देखने लगा, जो अनजान बनने की भरपूर अदाकारी कर रही थी, जबकि दिल में तो इसके लड्डू फोड़ रहे थे। फाइनली इसका हीरो जो आ गया था इसे रेयान जैसे विलेन से बचाने के लिए। इसको क्या पता कि इसका हीरो ही आने वाला है। तुम इधर ही रहना, बाहर मत आना, ठीक है? मैं अभी वापस आता हूँ। रेयान ने सख्ती से बजल को समझाया और फिर खुद उठकर कमरे से बाहर निकल गया। वो यही समझ रहा था कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड आई होगी और वो इन्हें डांट कर वापस भेज देगा, मगर जैसे इसने दरवाजा खोला तो अपने सामने दो भरपूर मर्दों को देखकर हैरान रह गया, जबकि एक को तो वो जानता भी था, जो कि बजल का भाई अलमीर था। अलमीर, तुम यहाँ कैसे? कुछ काम था मुझसे? रेयान खुद को नॉर्मल जाहिर करते हुए अलमीर से मुखातिब हुआ, जबकि इससे पहले अलमीर को जवाब देता अबान के पड़ने वाले मुक्के ने रेयान की नाक तोड़ दी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बजल को किडनैप करने की? साले, समझा क्या है तूने? मेरी बीवी है वो, तेरी तो मैं। अबान इससे पहले रेयान पर दोबारा हमला करता अलमीर ने इसे मजबूती से पकड़कर रेयान से दूर किया और फिर इसे कूल डाउन होने का कहने लगा, मगर अबान का गुस्सा किसी तरह भी कम नहीं हो रहा था। वो अलमीर की गिरफ्त से निकलकर रेयान की तरफ बढ़ रहा था, जबकि रेयान भी अब अपने नाक से बहते खून को साफ करते हुए खुद को रेडी कर चुका था बदले में वार करने के लिए। अबान, आप आ गए? इससे पहले अबान अलमीर से अलग होकर रेयान पर एक और हमला करता, इसे बजल की आवाज सुनाई दी, जो भागकर इसी की तरफ आ रही थी। आई रियली मिस यू अबान, मुझे बहुत डर लग रहा था आपको खो देने से। आई लव यू अबान, आई रियली लव यू। बजल रोते हुए अबान के सीने से लगे अपनी मोहब्बत का एतराफ कर रही थी, जबकि रेयान जो अबान पर हमला करने का सोचते हुए अपनी गन उठाने रूम की तरफ बढ़ने वाला था, बजल के बोलने के बाद अबान के सीने से लगकर इजहार मोहब्बत सुनकर टूटकर बिखर सा गया। मतलब बजल ने इसे धोखा दिया, बेवफाई की इसके साथ, यहाँ से रिहा होने के लिए इस्तेमाल किया इसका। कितनी बातें सोच सोचकर रेयान का दिल दर्द से फटे जा रहा था। इसका वजूद इसका वजन उठाने से इनकारी हो रहा था। तभी वो धड़ाम से जमीन बोस हो गया और साथ अपना सर हाथों में थामे जोर जोर से चीखने लगा, जिस पर अबान के सीने में लगी बजल ने अबान से अलग होकर रेयान को देखा, जो काबिले रहम हालत में जमीन पर मौजूद था। बजल को बहुत तकलीफ हुई रेयान की हालत पर, तभी वो अबान से कुछ टाइम मांगकर रेयान की तरफ बढ़ी। हालांकि अलमीर ने इसे रोका भी, मगर फिर अबान ने इसे मना कर दिया। वो भी रेयान की हालत समझ सकता था, आखिर वो भी तो सोनिया की मौत के बाद इसी हालत में मौजूद था। रेयान, आई एम सॉरी, मैंने आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया, आपका इस्तेमाल किया, लेकिन आप खुद सोचे ना, मैं किस तरह आपके साथ रह लेती, जबकि मैं अबान से बहुत मोहब्बत करती हूँ। आपने गलत कहा था रेयान कि अभी देर नहीं हुई, जबकि देर तो बहुत हो चुकी है। हाँ, अगर आप पहले मुझसे शादी कर लेते तो न मैं अबान से मिलती, ना मुझे इनसे मोहब्बत होती। मोहब्बत से पा लेने का नाम तो नहीं होती ना, मोहब्बत तो कुर्बानी मांगती है। मैंने भी तो दी थी कुर्बानी सोनिया के लिए, तो अब आप भी दे दे, मुझे अमान के साथ खुश रहने दे। आपको बहुत सी अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी जो आपसे मोहब्बत करेंगी, जो आपकी कदर करेंगी, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती और ना कभी करूंगी, क्योंकि मैं अबान को पाकर खोने की हिम्मत खुद में नहीं पाती। गुड गुड बाय फॉर एवर। उम्मीद करती हूँ कि आप हमें भी खुश रहने देंगे और खुद भी एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। बजल ने खड़े खड़े बहुत मोहब्बत और तहम्मुल से रेयान को समझाया और फिर अबान की तरफ बढ़ने लगी, जबकि अलमीर के अलावा अबान ने भी अफसोस भरी नजर रेयान पर डाली, जो अब जमीन पर लेटे सिसक रहा था, और फिर बजल को थामे वहां से निकल गए। तुम कुर्बानी देने का कह रही हो मुझे बजल, मगर मैं इतनी बर्दाश्त कहाँ से लाऊं, कैसे भूलूं तुम्हें? मगर तुमने जिंदगी में पहली बार मुझसे कुछ मांगा है तो इनकार नहीं कर सकता तुम्हें, मगर खुद भी इतनी अजियत बर्दाश्त नहीं करूंगा। बजल, तुम्हें कहा था मैंने कि तुम्हें खोने का हौसला नहीं है मुझ में। तुम्हारी जुदाई से बेहतर मुझे मौत लगती है और मैं हमेशा इसे ही चुनूंगा। रियान जमीन पर बैठा दीवार के साथ टेक लगाए मुसलसल शराब की बोतल मुंह से लगाकर अपनी तकलीफ कम करने की नाकाम कोशिश कर रहा था, जो कि नामुमकिन थी। तभी थक हार कर अब वो इसने दुनिया को छोड़ने का इरादा करते हुए खाली हो चुकी बोतल को दीवार में दे मारा और फिर इस टूटी बोतल का एक कांच उठाकर अपनी बाजू की वेन काट डाली और फिर बेहोश होने तक वो बजल का ही तस्वुर कर रहा था। जमीन पर रेयान का खून काफी मिकदार में बहकर फैला हुआ था जब कोई वजूद इसके कमरे में दाखिल हुआ और फिर इसे पुकारते हुए तेजी से एम्बुलेंस बुलाकर रेयान को हॉस्पिटल ले गया। मुसलसल 8 घंटों की बेहोशी के बाद रेयान ने आंखें खोली तो खुद को एक हॉस्पिटल में पाया, जबकि अपनी दाएं तरफ से इसे किसी के बुलाने की आवाज सुनाई दी। रेयान, रेयान, तुम ठीक हो? आवाज सुनते ही रेयान ने अपने दाएं जानिब नजरें घुमाई तो इसे वहां तानिया बैठी नजर आई, जो चेहरे पर परेशानी के तासुर लिए इसी से मुखातिब थी। क्यों किया तुमने ऐसा रेयान, आखिर क्यों? अगर आज भी मैं रोज की तरह तुम्हारे घर ना आती तो तुम जानते हो कि तुम मर सकते थे। शुक्र है आज तुम्हारा गार्ड मौजूद नहीं था, तभी मैं घर में इंटर हो गई, वरना ना जाने क्या हो जाता। किसी की भी परवाह नहीं है तुम्हें, किसी की भी नहीं, हमेशा से खुद गर्ज रहे हो तुम, मगर मुझे है तुम्हारी परवाह। पहले नहीं थी, लेकिन एहसास हुआ मुझे कि आई फील लव विद यू। आई नो कि तुम मुझे अपनाओगे नहीं, क्योंकि मुझ जैसी बदकिरदार लड़की को कोई अपनी इज्जत नहीं बनाता, मगर प्लीज खुद को जिंदा तो रखो रेयान, खुद को क्यों सजा दे रहे हो तुम? तानिया रोते हुए रेयान से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी,
جبکہ آج تانیہ کی باتیں ریان کے دل پر اثر کر رہی تھی اور ساتھ ہی اسے بزل کی کئی بات یاد آئی۔ آپ آپ اس سے شادی کریں جو آپ سے محبت کرتی ہو، جسے آپ کی قدر ہو۔ یہ بات سوچ کر ریان کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ سوچ دماغ میں آتے ہی کہ کوئی اس سے بھی محبت کرتا ہے، اس کی زندگی بھی ایک پرفیکٹ لائف ہو سکتی ہے۔ ریان کے دل میں ایک سکون سا اترا تانیہ کے اعتراف محبت سے۔ ول یو میری می تانیہ؟ ریان نے اچانک سے تانیہ سے سوال کیا، جس پر پہلے تو شاکڈ ہوئی، پھر مسکراتے ہوئے ریان کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی۔ المیر رات کے 11 بجے اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اسے بیڈ پر سجی سنوری اس کا انتظار کرتی مومنہ کہیں بھی نظر نہ آئی۔ مومنہ کی غیر موجودگی سے المیر حیران کو نظروں سے کمرے کا جائزہ لینے لگا تو اسے مومنہ بیڈ کی دوسری جانب جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگتی نظر آئی۔ مومنہ کے باوضو میک اپ سے پاک چہرے کو دیکھ کر المیر کے چہرے پر گہری مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ چلتا ہوا مومنہ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی مومنہ جائے نماز طے کر کے پلٹی تو المیر سے ٹکرا گئی اور پھر گھبرا کر اسے سوری کر کے جائے نماز اس کی جگہ پر رکھنے لگی جب المیر اس کے پیچھے ہی چلا آیا۔ تم ناراض تو نہیں ہو مجھ سے کہ میں نے نکاح کرنے کے بعد تمہیں بتایا کہ آبان میرا بہنوئی ہے؟ المیر نے اپنے دل میں پیدا ہونے والا سوال مومنہ سے پوچھا تو وہ مسکرا کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ آپ کی بیوی کی سوچ اتنی پست نہیں ہے المیر، جو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنائے گی، تو آپ ایسی فضول باتیں سوچنا چھوڑ دیں۔ میں آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گی کیونکہ آپ وہ شخص ہے جنہوں نے مجھے اور امی کو تب سہارا دیا جب ہم سے اپنوں نے بھی منہ موڑ لیا تھا۔ آپ کو بہت احسان ہے ہم پر۔ آپ کا ساتھ مل جانے پر میں تو اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ تھینک یو سو مچ مجھ سے محبت کرنے کے لیے۔ مومنہ ایک جذب کے عالم میں بولتی اپنا سر المیر کے سینے پر رکھ گئی تو المیر نے بھی اس کے گرد اپنی بازو کا حصار بنایا۔ یہ گفٹ ہے تمہارا منہ دکھائی، آئی ہوپ تمہیں پسند آئے گا۔ المیر نے اپنی پاکٹ سے ایک بلو ڈبیا نکال کر مومنہ کے سامنے کی تو مومنہ نے وہی شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ وہ ڈبیا پکڑ کر کھولی، جبکہ اس میں موجود ڈائمنڈ رنگ دیکھ کر مومنہ کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ بہت پیارا ہے آپ کا گفٹ المیر، تھینک یو سو مچ۔ مومنہ نے سچے دل سے گفٹ کی تعریف کی جبکہ المیر بھی مومنہ کی تعریف پر مسکرانے لگا۔ جیسے ہی آبان اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس کا استقبال گلاب کی پھولوں کی تیز خوشبو نے کیا۔ آبان کے موڈ کو مزید خوشگوار بننے میں یہ خوشبو اہم کردار ادا کر رہی تھی۔ آج المیر کے نکاح کا تیسرا دن تھا جب ان کا ولیمہ کیا گیا تھا۔ ان کے علاوہ یہ بات کسی کو نہیں پتا تھی کہ بزل کڈنیپ بھی ہوئی تھی۔ سب مہمان ان کے ولیمے پر انوائٹ تھے اور آج آبان سمیت سب گھر والے بے حد خوش تھے۔ آبان نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ بیڈ پر دلہن کے روپ میں بیٹھی بزل کو دیکھا اور پھر چلتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ کر بزل کو دیکھنے لگا جو چہرے کو گہرے گھونگھٹ میں چھپائے ہوئے تھی۔ آج وہ سرخ لہنگا اور کرتی پہنے ہوئے کوئی نازک سی گڑیا ہی لگ رہی تھی، جبکہ آبان نے آج بلیک شیروانی پہنی ہوئی تھی جو اس پر بہت جچ رہی تھی۔ ہائے پرنسس، کیسا محسوس کر رہی ہو ہمارے سرپرائز پر؟ آبان نے بزل کا گھونگھٹ اٹھا کر پہلا سوال یہی کیا تھا، جبکہ جس کے جواب میں بزل نے آبان کو دانتوں کی نمائش دی۔ آپ کا سرپرائز نہیں تھا مسٹر آبان حیدر، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ہمارا ریسپشن بھائی کے ساتھ ہی ہونے والا ہے۔ کیسا لگا میرا سرپرائز آپ کو؟ بہت برا تھا، بزل نے ہنستے ہوئے آبان سے پوچھا تو آبان اسے ہلکا سا گھورتے ہوئے کہا اور پھر ساتھ ہی بزل کا ہاتھ تھامے اس کی رنگز کو چھیڑنے لگا۔ اچھا آبان، مجھے آپ کو ایک بات بتانی تھی، وہ سونیا کی ڈیتھ۔ میں سب جانتا ہوں بزل، تم گلٹ فیل نہیں کرو، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی، چھوڑو ان سب باتوں کو۔ بزل اچانک سے سیریس ہو کر آبان سے مخاطب ہوئی۔ ارادہ اسے سونیا کی موت والے واقعہ کا بتانا تھا، جبکہ اتنی بات سن کر ہی آبان نے بزل کو ٹوکا اور مزید بولنے سے منع کر دیا، جس پر بزل خاموش ہو کر سر جھکا گئی۔ ارے لڑکی، مجھے سے رشوت نہیں لوگی کیا؟ آبان نے بزل کو سیڈ ہوتے دیکھ کر اس کا موڈ بحال کرنا چاہا اور بزل واقعی میں اس کی بات سن کر سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ رشوت کیا مطلب؟ بزل نے نہ سمجھی سے آبان سے سوال کیا، جس کا جواب آبان کی شرارتی مسکراہٹ دے رہی تھی۔ رشوت بزل، جسے زیادہ تر لوگ منہ دکھائی کرتے ہیں؟ آبان کی شوقی ابھی بھی ویسے ہی قائم تھی، جبکہ اس کی بات پر بزل بلش کرنا شروع ہو چکی تھی۔ یہ لو، اور اگر نہ بھی پسند آئے تب بھی بہت پسند کرنا، ٹھیک ہے؟ آبان نے ایک لمبی سی ڈبیا بزل کے سامنے کرتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی لو دیتی نظروں کے علاوہ معنی خیز باتوں سے بزل کا چہرہ مکمل سرخ ہو چکا تھا۔ واہ آبان، کتنا پیارا ہے یہ، تھینک یو۔ بزل نے جیسے ہی ڈبیا کھولی تو اس میں موجود باریک سا نیکلس دیکھ کر اس کی تعریف کیے بغیر رہ نہ سکی اور آبان بزل کے منہ سے اپنی رشوت کی تعریف سن کر خوشی سے مزید مسکرانے لگا۔ آئی لو یو بزل، آئی نو کہ مجھے تمہارے لیے اپنے دل میں پیدا ہونے والی محبت کا احساس بہت بعد میں ہوا، تب تک میں تمہیں بہت ہرٹ کر چکا تھا، بٹ ناؤ آئی انڈرسٹینڈ کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ جب تم کڈنیپ ہوئی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں تمہیں سونیا کی طرح کھو دوں گا، بہت ڈر گیا تھا میں۔ پلیز یار، مجھے معاف کر دینا، تمہیں سونیا کی موت کا قصوروار سمجھتا رہا، جبکہ اس کی تو زندگی اتنی تھی اور یہ سب ہونا لکھا تھا ہمارے نصیب میں، کیونکہ اگر یہ سب نہ ہوتا تو ہم دونوں کبھی ایک نہ ہوتے۔ تم بیوی ہو میری، یعنی میری محرم،
اور تمہاری محبت کا اثر مجھ پر بھی اتنا ہوا کہ میں مجبور ہو گیا تم سے محبت کرنے پر. پلیز پچھلی باتوں کو بھول جاؤ کیونکہ آج سے میں اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ. ابان بزل کے نرم و نازک ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں لیے اس سے محبت کا اظہار کر رہا تھا، جبکہ ابان کی باتوں سے بزل کے دل میں ایک سکون سا اتر گیا تھا اور ساتھ ہی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا. آخر اپنی محبت پا لینے کی خوشی چھوٹی سی تو نہیں ہوتی. I love you too ابان. آپ نے صحیح کہا، ہم سب بھول کر آج سے ایک نئی زندگی شروع کریں گے. ختم شد، مک گیا. تو پیارے ناظرین، کیسا لگا آپ لوگوں کو یہ ناول؟ تھوڑا سا لانگ ہو گیا تھا. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا. رومانٹک بھی ہے اور کافی اچھا ناول تھا. تو ویٹ کریے گا ہمارے اگلے ناول کا. تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیے گا. تو لیتی ہوں آپ لوگوں سے وداع. بائے بائے، اللہ حافظ.